खूबसूरत हसीना, हा हा हा। कल तुम्हारे पति ने मुझसे जुआ खेला था। उन्होंने तुम्हें और इस घर को मुझसे हार दिया है। अब तुम मेरे साथ चलो, आज रात हम शादी करेंगे। यह नामुमकिन है, मेरे पति ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। प्यार से नहीं मानोगी तो जबरदस्ती ले जाऊंगा। आज तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। स्वामी, स्वामी, मुझे बचाइए स्वामी। यह मैं कहाँ हूँ? स्वामी, तुम जाग गए। क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। एक किसान के रूप में कुछ दिन पहले उसे शराब पिलाकर धोखे से दस्तखत करवा लिए, संपत्ति और पत्नी को गिरवी रख दिया। आज वो अपना इनाम लेने आया है। तो यही मेरी पत्नी झांग शियुनियांग है। कितनी सुंदर है। अरे किंची, तुम अभी तक मरे नहीं। यह सब मुझे धोखा देकर गिरवीनामा लिखवाना, मेरी पत्नी को बेचना और घर हड़पना। काओ योफू, सुंदरी, तुम्हारा पति भले ही जाग गया हो, वो तुम्हें बचा नहीं पाएगा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ऐशो आराम की गारंटी देता हूँ। सुख की कोई कमी नहीं होगी। मेरी औरत को छूने की हिम्मत, मौत को दावत दे रहे हो। तुम्हारी औरत, हाँ, जरा गौर से देखो। तुम्हारी औरत, तुम्हारा घर और तुम्हारी वो 2 एकड़ जमीन, सब अब मेरा है। कैसा कर्जनामा? मुझे तो कुछ नहीं दिखा। दफा हो जाओ। अरे ओ लड़के, तुम्हें क्या लगा कागज फाड़ देने से कर्ज खत्म हो जाएगा? मैं तुम्हें बता दूं, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। शियुनियांग, स्वामी, मैं तुम्हारा सामान पैक करने में मदद करती हूँ। तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। जरूरत नहीं है। शियुनियांग, मैं यह कर्ज जरूर चुका दूंगा। तुम्हें पैसे कमाने का तरीका कहाँ से पता होगा? क्या उसकी मार से तुम्हारा दिमाग तो नहीं हिल गया? मेरे बेचारे स्वामी। शियुनियांग, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी जरूर दूंगा। आज रात मैं तुम्हारे लिए मछली पकाऊंगा। सेहत के लिए अच्छा रहेगा। सिर्फ 12 सिक्के, क्या ये मुझे रोक पाएंगे? इस मौसम में शियाओहे जुआंग की नदी में पानी बढ़ रहा है। मछली पकड़ने का यही सही समय है। बांस का जाल बुनना बहुत मेहनत का काम है। किसी की मदद लेनी ही पड़ेगी। किन भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दाजुआंग, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। जल्दी आओ, मेरी मदद करो। मैं तुम्हें 5 तांबे के सिक्के दूंगा और मछली भी खाने को मिलेगी। किन भाई, मजाक मत करो। अब तो पूरा गांव जानता है तुम कंगाल हो चुके हो। तुम्हारे पास एक सिक्का तक नहीं है। ली दाजुआंग, भले ही अभी मेरे पास पैसे नहीं है, पर जल्द ही मेरे पास बहुत होंगे। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? ली दाजुआंग, बताओ, हमारे बीच के रिश्ते को देखते हुए क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल सही। वैसे भी अभी तुम खाली ही हो। आओ, मेरी मदद करो और इन बांसों को फाड़ कर तैयार कर दो। यह काम तुम्हारे लिए बहुत आसान है ना? हाँ, इतना आसान काम है और ऊपर से पैसे भी मिलेंगे। अगर तुम यह नहीं करोगे तो तुम मूर्ख हो। किंची भाई, मैं मूर्ख नहीं हूँ। मैं यह काम करूंगा। जल्दी करो। अरे, यह कौन इस मूर्ख को बेवकूफ बना रहा है? ओह मूर्ख दाजुआंग, तुम इस किंची के बहकावे में मत आओ। वह तुम्हें मुफ्त का मजदूर बना रहा है। रास्ता छोड़ो। मेरे मछली खाने के समय में बाधा मत डालो। अरे मैं कहता हूँ, ओ मूर्ख दाजुआंग, रास्ता छोड़ो। सुनो किंची, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आज रात अगर उस मूर्ख दाजुआंग को मछली खाने को नहीं मिली तो आज तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं आज रात यही बैठकर देखूंगा। देखते हैं तुम अपना खेल कैसे खत्म करते हो। ठीक है किंची भाई, तुम जो यह बांस की टोकरी बुन रहे हो वह तो मैं समझ सकता हूँ, पर तुम अभी जो बना रहे हो यह क्या बला है? यह, इसे जमीन का पिंजरा कहते हैं। यह मछलियां पकड़ने के काम आता है। किंची भाई, क्या तुम इससे मछली पकड़ोगे? बिल्कुल, तुम भी यह पिंजरा उठाओ। हम नदी किनारे चलते हैं। एक बार यह तैयार हो जाए तो हम जाल बिछा देंगे। मैं पक्का कहता हूँ, छोटी बड़ी सब मछलियां खुद ही इसके अंदर आ जाएंगी। चलो। किंची भाई, तुम्हारे घर में खाने के लाले पड़े हैं और तुम मक्के के आटे का चारा बनाकर मछलियों को खिला रहे हो। क्या यह बर्बादी नहीं है? यह बिल्कुल बर्बादी नहीं है। इसे समझदारी भरा निवेश कहते हैं। निवेश क्या होता है? दाजुआंग,
ज्यादा सवाल मत पूछो, बस मेरे साथ चलो। आज रात तुम्हें मछली खाने को जरूर मिलेगी। मूर्ख दाजुआंग, मैंने कहा था ना कि तुम उस किंची के बहकावे में आ गए हो। देखो कैसे बेवकूफों की तरह जाल बिछा रहा है। क्या कोई ऐसे पिंजरे में मछली पकड़ता है? क्या वे मछलियां भी तुम्हारी तरह मूर्ख हैं कि खुद ही पिंजरे में घुस जाएंगी? मछली है भी या नहीं, जब पिंजरा उठाएंगे तब पता चल जाएगा। दाजुआंग चलो, मेरे साथ चलो, कुछ सरकंडे तोड़ लाओ घास की रस्सी बनाने के लिए। हाँ, जीवित मछलियों की कीमत मरी हुई मछलियों से दोगुनी होती है। अगर मछलियों को जीवित रखना है तो हमें उस तकनीक का सहारा लेना होगा। इसका क्या मतलब है? ली दाजुआंग, तुम बस मेरे साथ काम करते रहो। जब रात को जाल खींचने का समय होगा तब मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। चलो। क्या इससे मछली पकड़ी जा सकती है? सच में पकड़ी जा सकती है। किंची, यह मछली तो बहुत भारी है। आओ, 1 2 3 खींचो। किंची, देखो इतनी सारी मछलियां। हाँ हाँ हाँ, आज रात हम मछली की दावत करेंगे। अरे किंची, ध्यान से देखो, इतनी सारी मछलियां हैं। किंची, आज रात हम मछली खाएंगे। कैसा लगा? ली दाजुआंग, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था, है ना? आगे से तुम बस निश्चिंत रहो, मेरे साथ रहोगे तो रोज मांस खाने को मिलेगा, सिक्के कमाएंगे, ठीक है? तो अब आगे क्या करना है? अब हम मछली बांधने की तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। इन मछलियों को आपस में बांध दो। इन्हें बांधकर क्या होगा? इस तरीके से मछलियां सुरक्षित रहेंगी, कम से कम 3 दिनों तक नहीं मरेंगी। यह तो कमाल है, जल्दी करो। ठीक है। ओए किंची, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी यह बेकार की चीज सच में इतनी मछली पकड़ लेगी। एक मामूली सा आवारा मुझसे पंगा लेने चला है। क्या तुम इसके लायक भी हो? सुनो किंची, आज तुमने जो ये मछलियां पकड़ी हैं, उसका एक हिस्सा मुझे देना होगा, वरना हम दोनों के बीच मामला बिगड़ जाएगा। क्या? काओ योफू, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। क्या तुम जबरदस्ती छीनना चाहते हो? बिल्कुल, मेरे पिता गांव के मुखिया है। मैं तुम्हें बस एक सलाह दे रहा हूँ, नुकसान से बचो और चुपचाप दे दो। सही कहा, बिल्कुल सही। किंची, सब लोग भाले से मछली पकड़ते हैं, दिन भर में कुछ ही मछलियां हाथ आती हैं। तुमने तो एक ही बार में इतनी सारी मछलियां पकड़ ली। अगर ऐसा ही रहा तो बाकी लोग मछली कैसे पकड़ेंगे? सही बात है, बिल्कुल सही। हम मछली कैसे पकड़ेंगे? नदी तो सबकी है। आज तुमने जो मछलियां पकड़ी हैं, उसमें सबका हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल सही, हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, जैसा तुम कहो। अगर आप सभी मेरी मदद करें तो 12 सिक्कों का कर्ज चुकाने में, तो ये मछलियां मैं आप सब में बांट दूंगा। ज्यादा सपने मत देखो। ये सारी मछलियां बेचकर मुश्किल से एक सिक्का मिलेगा, तो फिर तुम अपनी हद पार कर रहे हो। अरे, मैं तुम्हें बता दूं, आज ये मछलियां तुम्हें बांटनी ही पड़ेंगी। मुझसे पंगा लेने की हिम्मत मत करना। क्या? ओए किंची, अगर मछलियां नहीं बांटनी तो ठीक है, झांग शिवन्यांग को मेरे साथ एक रात बिताने दो, तो यह सारा कर्ज मैं माफ कर दूंगा। दफा हो जाओ। किंची, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत। मारूंगा तो क्या कर लोगे? आह आह आह। नहीं नहीं, मारो मत। रुको रुको, भाई भाई, तुम तो बहुत ताकतवर हो। मेरे प्यारे गांव वालों, हमारे घर की स्थिति आप सब जानते ही हैं। ये मछलियां कर्ज चुकाने के लिए हैं। अभी तो मैं इन्हें नहीं बांट सकता, लेकिन जैसे ही हम इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे, मैं वादा करता हूँ, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। यहाँ मौजूद हर एक परिवार को मछली खाने को मिलेगी। रहने दो किंची, तुम ये मछलियां कर्ज चुकाने में ही लगाओ। हमें तुम्हारी मछलियों का लालच नहीं है। सही कहा, तुमने जो जाल बनाया है वो वाकई कमाल का है, पर इसकी भी क्या गारंटी है कि रोज मछलियां हाथ लगेंगी ही और सबको खाने को मिल पाएगा? चलो कोई बात नहीं, चलो सब अपने घर जाओ, घर वापस चलो। किंची, आज तुमने माँ एर्गो को मारा है। वो बहुत ही बदला लेने वाला इंसान है। हमें इन 2 दिनों में सावधान रहना होगा। ली दाजुआंग, मैं जानता हूँ, इतना मत सोचो। हम इन जालों को नदी में डाल देते हैं, कल सुबह फिर से ढेर सारी मछलियां पकड़ेंगे। अब हम घर चलकर मछली खाते हैं। ठीक है भाई। शिवन्यांग, देखो, आज रात हम मछली खाएंगे। स्वामी, ये सारी मछलियां और केकड़े क्या आपने पकड़े हैं? मैंने कुछ ली दाजुआंग को भी दिए हैं। मैंने ली दाजुआंग के पिता से कहा है कि वे मेरी कुछ मदद कर दें। स्वामी, आप वाकई बहुत काबिल हैं। शिवन्यांग, तुम यहाँ थोड़ा आराम करो, मैं जाकर खाना बनाता हूँ। अरे स्वामी, यह कैसे हो सकता है? आप घर के मुखिया हैं। खाना बनाना तो औरतों का काम है। किसने कहा कि मर्द खाना नहीं बना सकते? लेकिन सब लोग ऐसा ही करते हैं, भले ही उनके घर में कुछ भी हो। हमारे घर में ऐसा कोई नियम नहीं है।
शिवन्यांग, थोड़ी देर में तुम बची हुई मछलियों को अच्छे से रख दो, फिर खाना खाने का इंतजार करना। आओ शिवन्यांग, खाओ। स्वामी, यह सुअर की चर्बी, हमें इसे पूरे 1 महीने तक इस्तेमाल करना है। अभी तो सब इस्तेमाल हो गया, क्या यह ठीक रहेगा? बेफिक्र होकर खाओ शिवन्यांग, भविष्य में हमारे घर में मांस, अनाज और तेल, किसी चीज की कमी नहीं होगी। ठीक है। स्वामी, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। लो, एक टुकड़ा और खाओ। शिवन्यांग, आगे चलकर हमारे दिन बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। हम खाना तैयार है, चलो हाथ मुंह धो लेते हैं, खाना खाते हैं। शिवन्यांग, यह क्या हुआ? मैं तो भूल ही गया था, इस दौर में टूथब्रश और टूथपेस्ट नहीं है। दांत साफ करने के लिए सीधे उंगलियों का इस्तेमाल होता है, टूथब्रश की तरह। लगता है टूथब्रश और टूथपेस्ट बनाना अब मेरी प्राथमिकता सूची में है। शिवन्यांग, जाकर मेरे लिए थोड़ा नमक ले आओ और 2 टहनियां भी तोड़ लाना। जी ठीक है। स्वामी, आप यह क्या करने जा रहे हैं? टूथब्रश, दांत साफ करने की चीज। शिवन्यांग, तुम भी आजमा कर देखो। अरे स्वामी, इस टहनी से दांत साफ करने के बाद मुंह कितना ताजा लग रहा है, यह तो वाकई कमाल है। अरे यह तो बस शुरुआत है, जब मैं असली टूथपेस्ट और टूथब्रश बना लूंगा तब इस्तेमाल करने में और मजा आएगा। किंची भाई, किंची भाई, यह वो लोहे की छड़ें हैं जो आपने मेरे पिता से बनवाने के लिए कहा था, और वो मांस भी जो आपने खरीदने को कहा था, सब यहाँ है। किंची भाई, मैं डींग नहीं मार रहा, मेरे पिता ली रुसों की लोहार कला हमारे दाफेंग में सबसे बेहतरीन है। हुनर तो वाकई बेमिसाल है, लेकिन यह गलाने की तकनीक है ना। छोड़ो दाजुआंग, मैं रुसोंग अंकल की ढोंकनी बिल्लोस को बेहतर बनाने में मदद करूंगा, ताकि भविष्य में चीजें बनाने में आसानी हो। ठीक है, ऐसे खड़े मत रहो, खाना खाओ। वहां देखो किंची भाई, जाल चेक करते हैं, देखते हैं कितनी मछलियां फंसी हैं। किस कमीने ने मेरा जाल तोड़ दिया? किंची, मछलियां क्यों नहीं पकड़ी? हाँ हाँ, कल बहुत अकड़ दिखा रहे थे न तुम। देखो, अब जाल बर्बाद हो गया ना। काओ योफू, क्या यह तुम हो? तुमने मेरा जाल बर्बाद किया है क्या? ली दाजुआंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुखिया, काओ योफू ने हमारा जाल बर्बाद कर दिया है, क्या तुमने खुद देखा है? नहीं, क्या किसी और ने देखा है? नहीं, किसी ने नहीं देखा। तो तुम किस आधार पर कह रहे हो कि यह काओ योफू ने किया है? सिर्फ उसे पता था कि हमारे चारों जाल कहाँ लगे हैं, बिना किसी सबूत के। तुम हम पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? यह तो सरासर झूठ और बदनामी है। अगर तुम्हें कचहरी ले जाऊं और 30 कोड़े लगवा दूं, तो भी कम होगा। तुम, अरे ली दाजुआंग, रहने दो, आज रात हम मछली नहीं पकड़ेंगे, मैं तुम्हें कुछ बेहतर सिखाता हूँ। आओ ली दाजुआंग, मेरी तरह करो, मांस को ऊपर लगाओ। किंची, यह तो बहुत बढ़िया मांस है। ली दाजुआंग, बस मेरी बात मानो। अरे यह सब बर्बादी है। किंची, मुझे लगता है तुम जल्दी ही अपनी सारी जमा पूंजी बर्बाद कर दोगे, तुम तो बर्बाद हो जाओगे। किंची, हम यह क्या कर रहे हैं? मछली पकड़ना, मछली पकड़ना, क्या यह मछली पकड़ने का तरीका नहीं है? मैंने पहली बार सुना है कि मछली ऐसे पकड़ी जाती है। हाँ, आज तुम्हें इसका नमूना दिखाऊंगा। अरेली दाजुआंग, जाओ 2 लकड़ियां और छील लाओ, इस लोहे की छड़ को फिक्स करना है।
किंची, हमने इतना इंतजार किया है, क्या तुम्हें यकीन है कि यह काम करेगा? अरे ली दाजुआंग, कल उन जालों में मछलियां फंसी थी या नहीं? फंसी थी, तो फिर तुम चिंता क्यों कर रहे हो? हाँ हाँ भाई, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर शक नहीं है, मैं तो बस हैरान हूँ। अरे हाँ, तुमने पहले कभी नहीं देखा, तो हैरान होना स्वाभाविक है। समय हो गया है, अब जाल खींच सकते हैं। अरे अरे ली दाजुआंग, जल्दी करो, ऐसे मूर्ख की तरह खड़े मत रहो। अरे यह तो वाकई गजब है। किंची भाई, मैंने पहली बार इतना बड़ा कछुआ देखा है। हा 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 हा, किंची भाई, मैंने पहली बार देखा है इतना बड़ा कछुआ। ली दाजुआंग, मैंने तो पहले ही कहा था, मेरे साथ रहोगे तो मजे से खाओगे और खूब पैसे भी कमाओगे। हा 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 हा, किंची भाई, तो कल हम क्या करेंगे? ली दाजुआंग, कल तुम कुछ चुस्त दुरुस्त लोगों को ढूंढो। इन 2 दिनों में हमने जो मछलियां और कछुए पकड़े हैं उन्हें बाजार ले चलेंगे। किंची भाई तुम्हें एक बड़ा व्यापार कराएगा। ठीक है किंची भाई, मुझ पर छोड़ दो। लेकिन किंची भाई, हम इन 2 दिनों में हमने जो मछलियां और कछुए पकड़े हैं उनकी कीमत 10 तांबे के सिक्के से ज्यादा नहीं है। यह 12 तांबे के सिक्कों के लक्ष्य से अभी भी 2 कम है। कल काओ योफू के साथ शर्त का आखिरी दिन है। चिंता मत करो ली दाजुआंग, मुझे सब पता है। सिर्फ 12 तांबे के सिक्के काफी होंगे। अरे बाजार में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को 300 तांबे के सिक्के शुल्क देना होगा। क्या आप इंतजार नहीं कर सकते जब तक मैं मछलियां और कछुए बेच न लूं? तब पैसे दे दूंगा। पैसे नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। काम होने के बाद मैं आपको 300 सिक्के और भेंट कर दूंगा। पैसे नहीं है, आप तो समझदार हैं, समझ ही सकते हैं। ठीक है। अरे बेचने के बाद तुम्हें मुझे बाकी पैसे देने होंगे। ठीक है किंची भाई, असल में आप 100 सिक्के ज्यादा दे रहे हैं। इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हैं? सही कहा किंची भाई, भले ही हमें मछलियां और कछुए बेचने तक रुकना पड़े तब शुल्क देना होगा, पर इतना ज्यादा तो नहीं देना चाहिए था। अरे इस बाजार में यह NHTRNG TRNG लैंगला NGI को QUIN NHT उनके साथ अच्छे संबंध बनाना भविष्य में काम आएगा। आप लोग इधर आए। काओ योफू ने आप लोगों के लिए चौराहे पर जगह तय की है। यह तो बहुत अच्छी बात है। इस छोटे भाई को कष्ट देने के लिए धन्यवाद। आओ देखो और खरीदो, इसे चूकना मत। ताजी मछलियां, झींगे और कछुए, अगर स्वाद न आए तो पैसे वापस। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। मालिक, यह मछली कैसे दी? बड़ी वाली 30 तांबे के सिक्कों की है। थोड़ा और बड़ा तो 50 वेन लगेंगे। ठीक है, मैं एक छोटा वाला लेता हूँ। ठीक है मालिक, यह मछली और कछुआ कैसे दे रहे हो? मालिक, यह मछली और कछुए काफी ताजा है, मैं बड़े वाले चुन रहा हूँ अपने बेटे की सेहत सुधारने के लिए। घबराओ मत घबराओ मत, सबके लिए है, घबराओ मत घबराओ मत। आओ आओ आओ, कतार में लग जाओ। 10 डियाओ और 70 वेन, 10 में से 3 हिस्से घटाकर व्यापार कर, और जो तिंगझांग को देने का वादा किया था 600 वेन। हमारे पास अभी भी 10 डियाओ और 70 वेन बचे हैं। हे भगवान, 10 डियाओ और 70 वेन। हमारे शियाओ हे झुआंग में माँ झेंगवो के उस लीझेंग को छोड़कर। अरे कोई भी इतना पैसा नहीं निकाल सकता, इतना सारा पैसा। लेकिन किंची, काओ योफू का कर्ज पूरे 12 डियाओ। अब इन 10 डियाओ को जोड़ने के बाद भी अंत में हमारे पास अभी भी कमी है, लगभग 2 डियाओ की। यह मछली और कछुआ पकड़ना मुनाफे का काम तो है, लेकिन आज आखिरी समय सीमा है, अब और समय नहीं बचा है। किंची, मेरे पास 300 वेन और है, क्यों न हम भाई मिलकर तुम्हारी मदद करें? सही सही सही, मेरे पास भी 420 वेन है, मैं पहले निकाल कर देता हूँ, तुम्हारी मुसीबत में काम आएगा, है ना? अरे जरूरत नहीं है दाजुआंग, क्या तुम लोग भूल गए जो मैंने तुम लोगों से कहा था? एक बड़ा व्यापार करने वाला हूँ। क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल। तुम लोग यह पैसे लो और जाकर खरीदो हग्रुश्यांग, नीश्यांग, झियांगश्यांग, लिंगलिंगश्यांग और फिर कुछ सुहे खरीदो, सुगंधित तेल, शहद, जब तक कि यह सारा पैसा खत्म न हो जाए। और मैं जाकर एक आंगन किराए पर लूंगा काम शुरू करने के लिए। किंची, भले ही मछली बेचकर मिले ये पैसे कर्ज चुकाने के लिए काफी नहीं है, लेकिन सब मिलकर तुम्हारी मदद कर सकते हैं, हम पैसे जुटा सकते हैं। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है कि तुम भाग दौड़ करो और दूसरे व्यापारों में उलझो। सही कह रहे हो किंची,
देखो अभी आखिरी दिन बचा है, पहले इस मुसीबत से तो बाहर निकलो। सही सही सही, तुम लोग सब यही सोच रहे हो। तुम लोग बस मुझ पर भरोसा रखो। बस एक बार सामग्री तैयार हो जाए तो फिर व्यापार चमकेगा। ये 12 तांबे के सिक्के तो ऊंट के मुंह में जीने के समान है। यह तो किंची भाई, हम आप पर विश्वास करते हैं, लेकिन किंची भाई किराए के घर वाली बात रहने ही दे। मैंने अपने नौकरी छोड़ने के बाद काउंटी में एक घर ले रखा है। सुना है वह किसी कसाई का पुराना घर है। अरे खाना खा ले, फिर मैं तुम सबको वहां ले चलूंगा। कसाई का घर, यह तो बिल्कुल सही रहेगा। अरे बड़े भाई, आप यह व्यापार कर रहे हैं, यह बाकी कामों जैसा नहीं है। अगर एक बार नुकसान हो गया तो क्या आप किंची भाई को आग में झोंक देंगे? किंची भाई जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। ली दाझुआंग, वो सारा पाउडर अंदर डाल दो जल्दी। क्या मजाक कर रहे हैं? वो 10 सिक्कों की सामग्री है, अगर और देर की तो सब बर्बाद हो जाएगा। जल्दी जल्दी जल्दी। अरे ली दाझुआंग, तुम, अरे तुम, किंची भाई जो भी करते हैं उसके पीछे पक्का कोई ठोस कारण होगा। किंची भाई, आप यह क्या बना रहे हैं? टूथपेस्ट? क्या दांत साफ करने के लिए इस चीज से दांत साफ करेंगे? ताजगी महसूस होगी। क्या यह बिक पाएगा? आजकल लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, कौन इतनी महंगी चीज खरीदने आएगा? गलत सोच रहे हो। इस टूथपेस्ट को कम मत समझो, यह तो वर्तमान में अमीरों के लिए एक विलासिता की वस्तु है। क्या अमीर लोग नमक से दांत साफ नहीं करते? कौन इतनी भारी कीमत देकर इसे खरीदेगा? अमीरों की दुनिया ही अलग है, तुम लोग नहीं समझोगे। लो, ये पैसे लो और मेरे लिए कुछ डिब्बे खरीद लाओ, उसके बाद तैयार हो जाओ। तुम लोग सब कुछ समेट लो, थोड़ी देर में हम टूथपेस्ट लेकर बाजार निकलेंगे इसे बेचने के लिए। पता नहीं यह सज्जन हमारी छोटी सी दुकान पर क्यों आए हैं? क्या काम है? अपने मालिक को बाहर बुलाओ, मेरे काम में दखल देने की हिम्मत मत करना। जी जी जी, मेरी ही गलती है, मुझे माफ करें। यह लीजिए आप लोगों के लिए। मैनेजर को बुलाओ। मैं गुआन शेमिन हूँ, इस दुकान का सोंग जनरल स्टोर का मैनेजर। पता नहीं आप लोग। मैनेजर गुआन, सुना है आपके सोंग जनरल स्टोर में सब कुछ मिलता है। पता नहीं क्या मेरी यह वस्तु मैनेजर गुआन के यहाँ सही कीमत पर बिक पाएगी। हा 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 हा, अगर सामान अच्छा हो तो मेरी दुकान उसे जरूर खरीदेगी, पूरे काउंटी में सबसे ऊंची कीमत पर। मैनेजर गुआन, खोलिए। यह वह टूथपेस्ट है जो मैं पश्चिमी क्षेत्रों से लाया हूँ, खासकर दांत साफ करने के लिए। कुल्ला करने के बाद ताजगी महसूस होती है। ओह हा 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 हा, आइए। युवा सज्जन, यह टूथपेस्ट वाकई कमाल का है। मैं हर जार के लिए तुम्हें एक सिक्का दूंगा। बताओ क्या कहते हो? मैनेजर गुआन, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मैनेजर गुआन, अगर आपका इरादा साफ नहीं है तो फिर इस सौदे पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। अरे युवा मित्र जरा रुको, ऐसा करते हैं, हर जार के लिए मैं आपको 3 सिक्के दूंगा। नहीं नहीं, 5 सिक्के कैसे रहेंगे? अरे अरे, 5 सिक्के तो दिए जा सकते हैं, यह सबसे ऊंची कीमत है। आखिरकार यह बस एक दांत साफ करने की चीज है, पूरे बाजार में इससे ज्यादा कोई नहीं देगा। 6 सिक्के, इससे ज्यादा तो अमीर व्यापारी भी शायद ही इसे खरीदे। पूरे काउंटी में ऐसे कितने लोग हैं जो इसे खरीद सके? पूरे लान काउंटी को देख लो, पूरे दा फेंग को देख लो, चाहे इसे कहीं भी रख लो, यह आखिर एक दांत साफ करने का खिलौना ही है। यही इसकी अधिकतम कीमत है। तुम इसे कोई कीमती लग्जरी वस्तु तो नहीं समझ रहे। मेरे पास यहाँ 50 जार हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे दा फेंग में सिर्फ यही 50 जार हैं। पूरे लान काउंटी में कोई नहीं है जो इसे इस्तेमाल कर सके, क्योंकि ये चीजें खासकर उनके लिए हैं जो शाही दरबार के लोग हैं। अगर आप इन चीजों को अपने उच्च अधिकारियों को भेंट करें और फिर इसे दरबार में पेश करें, क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब होता है? अब मैनेजर गुआन, क्या आपको अभी भी 6 सिक्के महंगे लग रहे हैं? खूब कहा।
मैनेजर गुआन। मेरी बेटी सोंगलू। पता नहीं सज्जन का नाम क्या है। मेरा नाम किनची है। जैसा कि किनची ने कहा, यह टूथपेस्ट हमारे दा फेंग में उपहार का मूल्य उपयोगिता से कहीं अधिक है। मैं हर डिब्बे के लिए एक चांदी का सिक्का लूंगा। बताइए आपको क्या लगता है? 3 चांदी के सिक्के प्रति डिब्बा। यह कीमत तो बहुत कम है। हम बहुत नुकसान उठा रहे हैं। हालांकि मैं फैसला ले सकता हूँ। मैं मान जाऊंगा, बस मेरी एक शर्त है। निश्चिंत रहें, बस आप सोंग परिवार कोई चाल न चले। भविष्य में जब भी यह टूथपेस्ट आएगा, मैं इसे आप लोगों को ही दूंगा। आप सोंग परिवार को एकमात्र वितरक बना दूंगा। ठीक है प्रबंधक गुआन, पैसे निकालिए। यह 1500 चांदी के सिक्कों का नोट है। दाजुआंग, पैसे ले लो। माजी, टूथपेस्ट प्रबंधक गुआन को दे दो। हाँ, चूंकि सौदा हो गया है, तो हम तीनों अब चलते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। यह किंची देखने में तो बहुत ज्ञानी लगता है। मेरे नौकर तो बहुत नासमझ हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने कभी इतना पैसा नहीं देखा। प्रबंधक गुआन, आप ध्यान रखना, इस किंची का बेहतर होगा कि तुम उसकी पूरी जानकारी निकाल लो। आखिरकार आप वापस आ गए। भाई किन, तुम्हें पता नहीं है, मैं डिपार्टमेंट स्टोर में था। मैं तो डर ही गया था। सच में यकीन नहीं होता, वे अमीर लोग इतना पैसा खर्च करने को तैयार हैं, सिर्फ यह चीज खरीदने के लिए। बिल्कुल, और क्या। 10 सिक्कों की कच्ची सामग्री पलट कर सीधे 150 चांदी के सिक्के बन गए। टूथपेस्ट अभी और बचा है। अगर हम रोज ऐसा टूथपेस्ट बनाएंगे तो फिलहाल टूथपेस्ट बेचना बंद कर देंगे। अगर हर गली में टूथपेस्ट बिकने लगा तो इसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। जो दुर्लभ है वही कीमती है। तो भाई किन, जो हमने खरीदा है यह कच्चा माल, क्या हम उससे दा फेंग में न मिलने वाली कोई नई चीज बनाएंगे? बिल्कुल, इसलिए तुम लोगों को इसे संभाल कर रखना होगा। मेरे साथ काम करो, भविष्य में हम और भी ज्यादा कमाएंगे। अब तुम्हारी मजदूरी बांटता हूँ। दाजुआंग, तुमने शुरुआत से मेरा साथ दिया है, तुम्हें 40 सिक्के मिलेंगे। माजी, तुम भी, तुम्हें 20 सिक्के मिलेंगे। निश्चिंत रहे भाई किन, भविष्य में आप मेरे सगे भाई जैसे हैं। अगर किसी ने आपको परेशान करने की हिम्मत की तो मैं दाजुआंग उससे अपनी जान लगाकर लड़ूंगा। मैं भी बिल्कुल वैसा ही करूंगा। चलो घर चलते हैं। अरे किंची, अनर्थ हो गया। काओ योफू सिपाही को लेकर तुम्हारे घर गया है, कह रहा है कि झांग शिवन्यांग को ले जाएगा। चलो चलो। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने कर्ज का कागज फाड़ दिया तो कर्ज नहीं चुकाना पड़ेगा? मैं काउंटी कार्यालय से सिपाही झो को लाया हूँ। देखता हूँ तुम लोग कैसे बचते हो। प्रधान काओ ने गवाह के तौर पर लोगों को बुलाया है। दा फेंग के कानून के अनुसार क्या कोई उधार पत्र है? सब एक जैसा ही है। पास मत आओ। आज समय पूरा नहीं हुआ है तो यह समय सीमा के अंदर है। मेरे पति ने कहा है वह मछली और कछुए बेचकर तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। मछली पकड़कर कर्ज चुकाना। वह किंची 8 जन्मों में भी नहीं चुका पाएगा। मेरे ये 12 सिक्के तो दे दो। सुंदरी, मेरे साथ चलो। आज चाहे जान ही क्यों न चली जाए, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। इस लड़की का मिजाज तो बड़ा सख्त है। क्या देख रहे हो? इसे पकड़ो। इसे मेरे साथ ले चलो। काओ योफू, अगर तुमने झांग शिवन्यांग को छूने की हिम्मत की तो आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। काओ योफू, मैं तो बस शांति से मामला सुलझाना चाहता था, पर तुमने मेरी पत्नी को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। 12 सिक्कों की तो बात छोड़ो, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। साफ बात है। तो फिर उसी के अनुसार उधार पत्र पर बात करते हैं। घर, जमीन, जायदाद और यह औरत भी सब मेरे होंगे। झांग शिवन्यांग, चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी के हवाले नहीं करूंगा। देखो मैं इसे कैसे सबक सिखाता हूं। सबने सुना क्या? यह गरीब लड़का मुझे सबक सिखाना चाहता है। अधिकारी महोदय, भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? अधिकारी महोदय, बात कुछ ऐसी है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चिंत रहें। नए आए जिला अधिकारी बहुत न्यायप्रिय हैं। ऊपर से मेरे भाई का साथ है, मैं बगल में रहकर मदद करूंगा। यह काम पक्का हो जाएगा। तो फिर आपका बहुत धन्यवाद झो भाई। यह थोड़ी सी भेंट झो भाई और उनके साथियों के लिए शराब पीने के लिए है। किंची, मैं वादा करता हूँ जिला कचहरी पहुंचकर
मैं जिला अधिकारी के सामने तुम्हारे साथ हुए अन्याय को साफ कर दूंगा। भविष्य में भी अगर मुझे मदद की जरूरत पड़ी तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो फिर यह छोटा भाई आप पर ही निर्भर है, जो भाई। गांव मुखिया, मैंने सब कुछ सुन लिया है। किंची का कहना है कि उधार पत्र शराब के नशे में तुम लोगों द्वारा जाली बनाया गया है। जो पकड़ने वाले, यह कैसे संभव है? मुझे तो फंसाया जा रहा है। सफेद कागज पर काले अक्षरों में सब कुछ स्पष्ट लिखा है, सब कुछ साफ साफ है। मैं भला जालसाजी कैसे कर सकता हूँ? चूंकि तुम दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हो, तो फिर जिला कचहरी चलो, जिला अधिकारी ही फैसला करेंगे। जी जी जी, हम झो की बात मानेंगे। मुझे विश्वास है कि जिला अधिकारी मेरे लिए न्याय जरूर करेंगे। चलो। किंची, तुमसे पैसे और आदमी मांगे थे, तुमने मना कर दिया। अब बस तैयार रहो सजा भुगतने के लिए। चलो। स्वामी, पुराने समय से ही आम आदमी अधिकारियों से नहीं उलझते, भले ही वह इकरारनामा काओ योफू ने ही जाली बनाया हो। एक बार कचहरी पहुंच गए तो सफेद को भी काला साबित कर देंगे। शिवनियांग, निश्चिंत रहो। झांग माजी, अरे तुम सब बस बेफिक्र रहो। मेरे वापस आने पर मैं सबको साथ लेकर दावत भी खिलाऊंगा और पैसे भी दिलाऊंगा, ठीक है? यह इकरारनामा आखिर अपनी मर्जी से साइन किया था या नशे में जालसाजी की गई थी? तुम लोग अच्छी तरह सोच लो। अगर हमने जांच में इसे जाली पाया तो तुम लोग भी अपराध में शामिल माने जाओगे। सब के सब कोड़े खाओगे और जेल जाओगे। न्यायप्रिय हुजूर, इंसाफ कीजिए। यह सब काओ योफू के इशारे पर हुआ है। जी हाँ हुजूर, सच में उसने ही हमें उकसाया था, किंची को शराब पिलाने के लिए और जाली इकरारनामा बनाने के लिए। लेकिन हम गरीब लोग हैं, उसके आदेश को मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। हुजूर, मैं बेगुनाह हूँ। काओ योफू, गवाह और सबूत सब मौजूद है, अब तुम बहाने नहीं बना सकते। सिपाहियों, काओ योफू को 50 कोड़े मारो और इसे पद से बर्खास्त करो। हुजूर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं तो सोंग साहब के लिए काम करता हूँ। कौन सा सोंग साहब? सोंग साहब के काम के लिए क्या तुम जैसे आदमी की जरूरत है? बकवास बंद करो, इसे बाहर ले जाओ। हुजूर, मैं बेगुनाह हूँ। हुजूर। सोंग साहब, क्या यह वही तो नहीं जिसने मुझे फंसाया था? सोंग जिकियान। किंची भाई, अगर मुझसे पूछो तो तुमने हुजूर से काओ को कोड़े लगवा दिए। दा फेंग के इतिहास में तुम पहले व्यक्ति होगे। मैं तुम्हें एक जाम पिलाता हूँ। अरे, यह कहने की क्या बात है? किंची भाई की क्या बात ही है? अगर उन्हें फंसाया न गया होता तो वे तो पहले दर्जे के विद्वान होते। हुजूर के सामने उन्हें झुकने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सही सही सही। किंची भाई, जरूर आपकी बातों ने ही झूहों पर अधिकारी का दिल जीत लिया, इसीलिए उन्होंने फैसला किया हमारी मदद करने का, है ना? तुम लोग भी अभी भी बहुत मासूम हो। किंची, क्या हुआ? क्या कोई और कारण है? चांदी 11 ताइल। किंची, इतने सारे पैसों का क्या करोगे? सही कहा किंची, क्या इसमें से कुछ बचा है काओ योफू को देने के लिए? 12 तांबे के सिक्के, यह तो बस कुछ ही पैसे हैं। क्या तुम्हें यह बहुत लग रहा है? किंची, हमारे काउंटी में काओ योफू और माँ लीजेंग को छोड़कर बाकी लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पूरी जिंदगी बचत करते हैं, फिर भी बस कुछ 100 सिक्के ही जमा हो पाते हैं। ठीक है, तुम दोनों बस मेरा साथ दो और मेहनत करो, एक दिन तुम भी समझोगे कि वो 11 ताइल चांदी कुछ भी नहीं है। ओह किन जेयुआन, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। सोंग जिकियान, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। योंगयुआन भाई, इतना समय बीत चुका है, अभी भी मुझसे नफरत करते हो। तुम्हें मेरा नाम लेने का कोई हक नहीं है और उस मामले के बारे में बात करने का तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी डिग्री छीनने का काम सच में मैंने ही किया था, तो क्या अब भी मुझे बात करने का हक नहीं है? तुम फिर से मुसीबत मोल लेने आए हो, है ना? जिनफेई, योंगयुआन भाई, मेरी बात याद रखना, बस एक तलाकनामा लिख दो, झांग शिवन्यांग को छोड़ दो, दौलत और शोहरत, यहाँ तक की औरतें भी, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। सोंग जिकियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिवन्यांग का नाम लेने की? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। किंची, तुम एक बेकार इंसान हो, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मारो इसे, इतना मारो कि मर जाए। रुको, मेरे किंची भाई को छूने की हिम्मत मत करना, पहले मेरे दाजुआंग से मुकाबला करके दिखाओ। लड़के, मेरे सोंग परिवार में आओ, मैं तुम्हें 1 महीने में 1 ताइल तांबे के सिक्के दूंगा। मैं अपने किंची भाई के साथ मछली और कछुए पकड़ता हूँ,
3 दिन में ही 4 तायल कमा लिए। तुम मुझे 1 महीने में सिर्फ 1 तायल दोगे? मजाक है क्या? तुमने मछली पकड़कर इतने पैसे कैसे कमा लिए? सिर्फ मछली और कछुए पकड़कर इतनी कमाई तो नहीं हो सकती। मेरे किंची भाई ने नहीं, पश्चिमी क्षेत्रों से जो चीजें मंगवाई हैं उससे हमने खूब कमाई की है। 150 तायल। पश्चिमी क्षेत्र के खजाने। 150 तायल। इसे हमें बेच दो। सोम परिवार की दुकान का टूथपेस्ट तुमने ही बनाया है। मेरा इरादा तो था कि टूथपेस्ट के बहाने सोम परिवार को लूट लूं, पर अब देखो सब कुछ दाजुआंग उस बेवकूफ ने उगल दिया। योंगयुआन भाई, हम तो पुराने जान पहचान वाले हैं। ये क्या फालतू की बहकाने वाली बातें कर रहे हो? तुम्हारे और मेरे बीच अब इन बातों की कोई जरूरत नहीं। मुझे टूथपेस्ट का फॉर्मूला चाहिए। कीमत तुम खुद तय कर लो। कीमत मैं तय करूं? बिल्कुल। तो फिर मुझे इतनी रकम चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? बेहिसाब। किंची, तुम मुझसे इतनी बड़ी मांग करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैं तो बस वही मांग रहा हूँ जो मुझे चाहिए। याद है उस समय मजिस्ट्रेट गाओ योफू ने मुझे फंसाया था और मुझे कर्ज के कागज पर दस्तखत करने के लिए मजबूर करने वाला तुम ही थे। हाँ, तो क्या हुआ? क्या हुआ? तो फिर मैं तुम्हारे उन सारे काले कारनामों को एक नाटक मंडली को बुलाकर अकादमी के सामने 3 दिन और 3 रात तक बजवाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम फिर कभी सरकारी परीक्षा दे पाओगे? योंगयुआन भाई, क्या तुम भूल गए कि तुमने अपनी जयुआन की उपाधि कैसे खोई थी? मेरे बस एक इशारे पर काउंटी कार्यालय के वे सभी नाटककार, वे सब तुम्हारी पोल खोल देंगे और मैं तुम्हारे उन सारे कारनामों को हर गली के नुक्कड़ पर छपवा दूंगा। 100 काफी नहीं तो 200 पोस्टर सही। मैं तो एक ऐसी गर्भवती महिला को भी ढूंढ सकता हूँ जो कहे कि तुमने उसे धोखा दिया है। यहाँ तक कि एक और बीमार महिला को भी ढूंढ लूंगा जो कहे कि तुमने उसका अपमान किया है। यहाँ तक कि मैं एक ऐसा आदमी भी ढूंढ सकता हूँ जो कहे कि नशे में तुमने उसकी इज्जत लूट ली। रुको रुको रुको, मैं ठीक है किंची, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। मैं आगे से तुम्हें परेशान नहीं करूंगा और नहीं कभी झांग शिवनियांग को निशाना बनाऊंगा। इतने से काम नहीं चलेगा। तो फिर तुम और क्या चाहते हो? सोंग साहब, मुझे मेरी जयुआन की उपाधि वापस चाहिए। मैं कोई सरकारी अधिकारी तो हूँ नहीं। मैं तुम्हें वह उपाधि वापस कैसे दिला सकता हूँ? यह तुम्हारा काम है। अगर तुम यह नहीं कर पाए, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन समय सीमा निकलने का अंजाम तुम अच्छी तरह जानते हो। ठीक है, 3 दिनों के भीतर मैं इसे सुलझा लूंगा। किंची, सोंग जिकियान गांव योफू जैसा नहीं है, लेकिन हमारे इस काउंटी में वह सबसे रईस घरानों में से एक है। तुमने अभी उसे नाराज कर दिया है। डर है कि आगे चलकर बड़ी मुसीबत होगी। इसमें क्या बड़ी बात है? वैसे भी बात तो बिगड़ चुकी है। अगर वह फिर से आने की हिम्मत करेगा तो पुराने और नए सारे हिसाब बराबर कर दूंगा। क्या चांदी वापस मिल गई? अजीब है, इतने बड़े कमरे में सब जगह ढूंढ लिया पर वह डिब्बा हवा में गायब हो गया। ली दाजुआंग, क्या कल तुमने जो कहा था उसे किसी ने सुन लिया था? शायद हमारे पैसों पर किसी की नजर पड़ गई है। माफ करना किंची, मुझे बस यह पसंद नहीं आया कि वह सोंग जिकियान तुम्हारी इतनी बेइज्जती करे। ठीक है, अभी हमारा सबसे मुख्य काम चांदी वापस ढूंढना है। इतने कम समय में चांदी चुराना सिर्फ सराय के अंदर ही हो सकता है। वहां मौजूद उन लोगों में से ही कोई होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे याद है कल रात दक्षिण पूर्वी कोने में जो व्यक्ति बैठा था, जब ली दाजुआंग ने बात की तो उसका व्यवहार बहुत अजीब था। वह व्यक्ति कैसा दिखता था? लगभग 6 फीट लंबा, पैर काफी बड़े थे और वह बहुत दुबला पतला था। तभी मुझे कुछ अजीब लगा था। सही कहा। क्या वह वांग दाजुआंग का भाई वांग दाहू नहीं है? यह आदमी बचपन से ही गलत कामों में लिप्त रहा है। हाथ साफ करने में माहिर है। 2 दिन पहले ही चोरी के इल्जाम में उसे कोड़े पड़े थे। अब से किसी को भी इस कमरे के पास मत आने देना। ली दाजुआंग, तुम सराय के मालिक के पास जाओ और उस कमरे को एक और दिन के लिए बुक कर लो। मालिक को सख्त हिदायत देना कि कमरे की सफाई न की जाए। ठीक है माजी, तुम बाजार जाओ और थोड़ा जिप्सम पाउडर ले आओ। फिर सराय में मेरा इंतजार करना। किंची, और तुम क्या करोगे? मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके 11 चांदी के सिक्कों का सही उपयोग करूंगा। जो भाई, वांग दाहू वहां नहीं है। मैं वांग शियाहू को साथ ले आया हूं। किंची भाई, तुम इस मामले को देखो। जो भाई, वांग दाहू कहीं नहीं भागेगा। वांग दाहू, मुझे पता है तुम आसपास ही हो। दा फेंग के कानून के अनुसार चोरी करने पर पूरे परिवार को सजा मिलती है। अगर तुम बाहर नहीं आए तो हमें मजबूरन
तुम्हारे बेटे को ले जाना पड़ेगा। पकड़ो इसे। रुको, मेरी पत्नी और बच्चों को इसमें मत घसीटो। क्या बात है, मैं वांग दाहू, जो किया है उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। ले चलो इसे। हुजूर, हर काम के लिए सबूत की जरूरत होती है। सबूत? अदालत पहुंचने दो, मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा कि सबूत किसे कहते हैं। अरे भाई झो, मेरे पास सबूत है। मैं गारंटी देता हूं कि वह वांग दाहू को पूरी तरह बेनकाब कर देगा। तो किंची भाई, तुम्हारा मतलब है कि भाई झो, तुम पहले मेरी मदद करो। उसे सराय ले जाने में मैं उसे दिखाऊंगा जो सबूत वह चाहता है। किंची भाई, कमरा बुक कर लिया है। वाह, हम दोनों नजर रखेंगे, कोई अंदर नहीं आएगा। अरे हाँ, जिप्सम पाउडर मैं खरीद लाया हूँ। ओह माजी, तुम इस जिप्सम को कमरे के अंदर छिड़क दो। याद रखना, इसे एक तरफ से ही छिड़कना, बीच में बिल्कुल पैर मत रखना, बराबर छिड़कना। अरे ठीक है। भाई झो, क्या मैं वांग दाहू के जूते ले सकता हूँ? अब मिलान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। ले जाओ इसे, काल कोठरी में डाल दो। अरे रहने भी दो भाई झो, बस उससे यह उगलवा लो कि चांदी कहाँ छिपाई है। बस इतना काफी है, अब कुछ नहीं बचा, सब खर्च हो गया। किंची भाई, अगर मेरी मानो तो ऐसे धूर्त लोगों पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। बस कुछ यातनाएं दे दो, फिर वह सब कुछ उगल देगा। वांग दाहू, मुझे पता है तुम खुद को कुर्बान करना चाहते हो ताकि तुम्हारी पत्नी सुरक्षित रहे और वे चैन से जी सकें। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, अगर तुम नहीं रहे तो तुम्हारी पत्नी की हालत क्या होगी? वे बेचारी कब तक जिंदा रह पाएंगी? क्या तुम मेरी पत्नी की अजीब बीमारी पहचान सकते हो? अगर तुम मुझे बता दो कि चांदी कहाँ है तो मैं उसकी बीमारी का इलाज भी कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें काम भी दिला सकता हूँ। क्या यह सच है? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या मुझे तुम्हें धोखा देने की कोई आवश्यकता है? भाई, अगर तुम जो कह रहे हो वह सच है तो मेरी जान अब से तुम्हारी है। जुबान दी, पक्की बात। चौकीदार झो, गवाह बनो। हम ठीक है, चांदी मैंने छिपा कर रखी है, मैं अभी तुम्हें ले चलता हूँ। किंची भाई, देखो जरा, एक भी सिक्का कम नहीं है, सब यही है। तुम्हारी पत्नी को बस लो ब्लड शुगर की समस्या है, उसे हर दिन समय पर चीनी खिलाते रहो तो वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये पैसे तुम रख लो अपनी पत्नी के लिए चीनी खरीदने को। अगर गुड़ हो तो लगभग इतना बड़ा टुकड़ा ले लेना। जब तुम्हारी पत्नी स्वस्थ हो जाए तो शियाओ हे जुआंग आकर मुझसे मिलना, मैं तुम्हें काम पर रख लूंगा। हर महीने लगभग 1 गुआन तांबे के सिक्के मिलेंगे। किंची भाई, अब से मेरे लिए दाजुआंग की यह जान पूरी तरह से तुम्हारी है। शियाओ जी, मैंने चुमा झेंगुओ के उन सभी परिवारों के ग्रामीणों को यहाँ बुला लिया है। जो भी कहना हो तुम कहो। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, आप सभी का सहयोग और देखभाल के लिए धन्यवाद। मैं सुरक्षित हूँ, काउंटी कार्यालय से वापस आ गया हूँ और काउ योफू को काउंटी मजिस्ट्रेट ने कोड़े लगवाए हैं। उसे पद से हटा दिया गया है और कभी नौकरी नहीं मिलेगी। जाने से पहले मैंने आप सभी से वादा किया था कि जब मैं वापस आऊंगा तो सबको मांस खिलाऊंगा और पैसे दूंगा। मैं अभी अपना वादा पूरा करने आया हूँ। ठीक है, पैसे ले लो। मैंने फैसला किया है, एक मछली और कछुआ पकड़ने वाली टीम बनाई जाए। लियो माजी के अलावा दाजुआंग के परिवार के लोग और बाकी सब भी एक एक व्यक्ति भेज सकते हैं मछली पकड़ने वाली टीम में शामिल होने के लिए। दाजुआंग और माजी टीम के कप्तान और उप कप्तान के रूप में सबका नेतृत्व करेंगे और साथ मिलकर पैसे कमाएंगे। ठीक है, धन्यवाद मालिक। जी भाई, आप चिंता न करें, मैं उन्हें अच्छे से संभाल लूंगा। मछली पकड़ने वाली टीम की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, इसके अलावा मैंने तय किया है, हर महीने कप्तान को 5 गुआन तांबे के सिक्के, उप कप्तान को 3 गुआन तांबे के सिक्के और बाकी लोगों को हर महीने 1 गुआन तांबे का सिक्का मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर इस महीने कमाई बहुत अच्छी रही तो मैं अतिरिक्त 50% मुनाफा आप सभी में बांट दूंगा बोनस के रूप में। क्या इसमें इनाम भी मिलेगा? हाँ। क्या इतनी सारी तांबे की मुद्राएं और तो और अतिरिक्त इनाम भी है? सच में इतनी अच्छी बात। इस कमाई की रफ्तार तो देखो, उस काउंटी मजिस्ट्रेट से भी और सरकारी अधिकारियों से भी कहीं ज्यादा कमाई है। क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है? बिल्कुल सच है। अब जो भी मछली पकड़ने वाली टीम में शामिल होना चाहता है वो माजी और दाजुआंग से संपर्क कर सकता है। जल्दी मेरे साथ चलो। मछली पकड़ने का काम तो बस शुरुआत है, ये तो कुछ भी नहीं है।
आगे मुझे आप लोगों को यानी सोंग चाचा कुछ और भी महत्वपूर्ण काम सौंपने हैं। अरे क्या बात है, बताओ। हर महीने हर कोई कम से कम 2 तांबे की मुद्राएं तो कमा ही लेगा, और मुनाफा भी बिल्कुल मछली पकड़ने वाली टीम जैसा ही होगा। मैं वादा करता हूँ यह मछली पकड़ने वाली टीम से कहीं ज्यादा मुनाफा देगा। किंची, क्या बात है, यह कानून के खिलाफ तो नहीं है ना? बिल्कुल जायज व्यापार है। लेकिन मैं इतनी अच्छी शर्तें दे रहा हूँ तो मेरी एक शर्त भी है। किंची, तुम बताओ। बात बस इतनी है कि इसे पूरी तरह गुप्त रखना होगा, बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं, दाजुआंग और मेरी पत्नी हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। किंची, मैं कसम खाता हूँ इस बात को अपने दिल में दफन रखूंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझ पर आसमानी बिजली गिरे, मेरी मौत बुरी हो। ठीक है, आज रात तुम लोग इस आंगन में आना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि क्या करना है। ठीक है, ठीक है, चलो। गुप्त रखना आज रात। किंची, चूंकि तुमने मुझे आमंत्रित नहीं किया और मुझे चैन से जीने नहीं दिया, तो अब तुम भी चैन से नहीं रह पाओगे। स्वामी, आप सच में बहुत काबिल हैं। अरे, मुझे इस तरह प्रशंसा भरी नजरों से मत देखो, मुझे गर्व महसूस होने लगेगा। स्वामी इतने श्रेष्ठ हैं, तो गर्व करना तो बनता ही है। मैं काउंटी कार्यालय से जो सामान लाया हूँ, क्या तुमने देखा? हाँ, देखा। इत्र और पाउडर, कीमती गहने, मुझे सब बहुत पसंद आया। तो फिर तुम इन्हें पहन क्यों नहीं लेती? स्वामी, ये चीजें बहुत महंगी होंगी, है ना? आपने अभी तो पैसे कमाए हैं, मुझे डर है कि कहीं ये खराब न हो जाए। पैसे तो कमाए ही हैं, ये तो तुम्हारे खर्च करने के लिए ही है। चिंता मत करो प्रिय, आगे चलकर तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। धन्यवाद स्वामी, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। रुसोंग चाचा, आग धीमी करें। जब गुड़ गाढ़ा होकर चाशनी बन जाए तब इसे मेरे इस बर्तन में डाल दें। दाशान चाचा, अभी मिट्टी वाला पानी ऊपर से डाल दें। किंची, मिट्टी का पानी डाल दिया, इससे तो पूरी चीनी खराब हो जाएगी। सही कह रहे हो किंची, तुम यह क्या कर रहे हो? देर मत करो, जल्दी डालो। अब तो सब खत्म हो गया। किंची, तुम यह क्या? रुसोंग चाचा, बाकी बचे हुए पर भी ऐसे ही डाल दें। आप बस जैसा कह रहा हूँ वैसा करें। किंची, यह क्या हो रहा है? गुड़ में अशुद्धियां और रंग होता है, मिट्टी का पानी इन अशुद्धियों को सोख लेगा और फिर हम और भी शुद्ध और मीठी पीली और सफेद चीनी निकाल पाएंगे। शुद्धिकरण। हाँ, यह सफेद वाली चीनी ज्यादा मीठी है, यह पीली वाली सफेद से थोड़ी कम है। आओ तुम लोग चख कर देखो। यह सफेद वाली तो बहुत मीठी है, पीली वाली भी मीठी है। इसे बेचने ले जाना होगा। पीली चीनी कम से कम 200 तांबे के सिक्के प्रति किलो तो बिकेगी, और यह सफेद चीनी 400 शायद 500 तक भी बिक जाए। हम, दाशान चाचा, जो दुर्लभ है वही कीमती है। क्या तुम कह रहे हो कि इसकी कीमत और भी बढ़ सकती है? बिल्कुल, और सिर्फ थोड़ी बहुत नहीं। ये सब हमें समझ नहीं आता, हम तो बस तुम्हारे साथ काम करेंगे। सही सही सही, हम सब किंची के साथ हैं, अब तो हम मालामाल हो जाएंगे। किंची, अरे किंची, मुझे साथ लेकर पैसे नहीं कमाओगे, मेरी मेहनत का फल तुम ले गए, यह तुम्हारा ही अंजाम है। रुसोंग चाचा, हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। आप लोग पहले इन सफेद चीनी और पीली चीनी को आधा आधा बांट लें और फिर अलग अलग बर्तनों में डालें। किंची, क्या अगला कदम भी है? बिल्कुल रुसोंग चाचा। दाशान चाचा, देखो चीनी पिघलने वाली है। साफ किए हुए अंडे की सफेदी का उपयोग करें ऊपर की गंदगी हटाने के लिए, फिर इस बांस को बर्तन में डाल दें, बस हो गया। किंची, हम यह और क्या बना रहे हैं? मिश्री बना रहे हैं, बस होने ही वाला है। रुसोंग चाचा, दाशान चाचा, आप लोग रुकिए, इन्हें चावल और गेहूं को भिगोना, फिर हम घर लौट सकते हैं। तो फिर ये अनाज क्या बर्बाद नहीं हो जाएंगे? ठीक है ठीक है। किंची, तो चलो अभी इसे पूरा करते हैं। सोंग चाचा और बाकी सब अब सब सीख चुके हैं। चावल और गेहूं के अंकुरित होने से पहले मैं आराम कर सकता हूँ। कौन? मैं हूँ प्रिय, तुमने अभी सब देख लिया ना? हाँ, आओ चख कर देखो। स्वामी, यह चीनी तो बहुत मीठी है, तभी तो वे लोग इतने हैरान थे, वरना क्या तुम्हें लगा कि तुम्हारा पति घर बर्बाद कर रहा है? पहले ही कह देता हूँ, यह बनाने का तरीका तुम किसी और को मत बताना। हाँ स्वामी, चीनी बनाने का यह तरीका तुमने कहाँ से सीखा? खुद ही खोज की है? सच में इतने होशियार हो, उन सब विद्वानों से भी ज्यादा? कुछ नहीं, बस यूं ही खेल खेल में कर लिया। स्वामी, तुम वाकई बहुत काबिल हो, लेकिन तुमने आखिर में पीली और सफेद चीनी को अलग अलग क्यों पिघलाया और चावल गेहूं को क्यों भिगोया? क्या करना चाहते हो?
पीली और सफेद चीनी को पिघलाना मिश्री बनाने के लिए था, और जहाँ तक चावल गेहूं भिगोने की बात है, वह तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट स्नैक्स बनाने के लिए है। वह क्या है? जेली। यह एक तरह की साथ ले जाने वाली सॉफ्ट कैंडी है, मुंह में घुल जाने वाली मिठास। तुम्हें जरूर पसंद आएगी। स्वामी, आप बहुत महान है। क्या तुम फिर से कपड़ा बुनने में लग गई हो? हमारे घर में पैसों की कमी नहीं है, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। मछली पकड़ने वाली टीम, वहाँ तो मैं मदद नहीं कर सकती। घर पर कपड़ा बुनना हमेशा संभव है। इतनी मेहनत क्यों? अगर तुम्हें बुनना ही है तो क्यों ना तुम बाहर निकलकर अपना खुद का काम शुरू करो। स्वामी का मतलब है, क्या आप चाहते हैं कि मैं बाहर लोगों के सामने आऊं? इसमें क्या बड़ी बात है? किसने कहा कि सिर्फ पुरुष ही बाहर काम कर सकते हैं? यह तो पुरानी सोच है। प्रिय, हमारे करघे की कार्यक्षमता बहुत कम है। जब मैं करघे को बेहतर बना लूंगा तो हम और भी करघे लगाएंगे, लोगों को काम पर रखेंगे, और भविष्य में सब कुछ तुम्हारे ही जिम्मे होगा। करघे में सुधार किया जा सकता है और इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। क्या तुम सच कह रहे हो? चिंता मत करो प्रिय, दूसरों के लिए यह असंभव हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पति के लिए यह बाएं हाथ का खेल है। अरे माजी, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मुझे कुछ सामान की जरूरत है। जब तुम बाजार जाओ तो मेरे लिए लेते आना। किंची, मुझे माफ कर दो, हम किसी काम के नहीं रहे। क्या हुआ? उठो, आराम से बताओ। किंची, वह बाजार का मुखिया काओ योफू, उसे हमारी कामयाबी से जलन हो रही है कि हमने मछली और कछुए बेचकर कितना पैसा कमाया। आज उसने कुछ गुंडे भेजे और हमारा सारा माल छीन लिया। फिर क्या? अरे बताओ भी। उसने यह भी कहा कि अगर हमें आगे भी बाजार में मछली बेचनी है तो हमें अपनी कमाई का आधा हिस्सा उसे देना होगा। एक पैसा भी कम नहीं चलेगा, वरना वह हमें देखते ही आगे से बाजार में एक भी चीज नहीं बेचने देगा। क्या उसने सच में ऐसा कहा? हाँ। किंची, क्या हमें सच में उसे आधा हिस्सा देना होगा? सोचना भी मत। माजी, तुम वापस जाओ और अपना काम जारी रखो। कल जब हम माल बेचने जाएंगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। स्वामी, क्यों न कल मैं भी आपके साथ शहर चलूं? मैं अपने मायके जाऊंगी, शायद अपने भाई से मदद मांग सकूं। शिवन्यांग, मायके तो तुम्हें जाना ही है, पर यह मामला मैं खुद सुलझा लूंगा। क्या हुआ? क्या तुमने सोच लिया? हाँ, मैंने सब सोच लिया है। दाफेंग के कानून के अनुसार हम बाजार में व्यापार करने के लिए, व्यापार कर देने के लिए बाध्य हैं। लेकिन तुम उसमें से अपनी जेब भर रहे हो। स्टॉल का किराया भी ठीक है, लेकिन मछली बेचने वालों से हर किसी की कमाई का तुम आधा हिस्सा मांग रहे हो। यह बिल्कुल नामुमकिन है। किंची, अगर तुम इस बाजार में काम करना चाहते हो तो चुपचाप आधा हिस्सा मुझे दे दो। मैं तुम्हें इस बाजार में सबसे अच्छी जगह दूंगा। प्यार से मान जाओ, वरना पछताओगे। क्षमा करें, आधा हिस्सा देने की बात तो छोड़ो, आज से स्टॉल का किराया भी हम नहीं देंगे। अब से मुझसे एक पैसा भी लेने का सोचना भी मत। लड़के, क्या मौत को दावत दे रहा है? तू मामूली सा एक तिंग झांग गांव का मुखिया है, कब से मेरी जिंदगी और मौत का फैसला करने लगा। ली दाझुआंग, बेचना जारी रखो। ठीक है, आज मैं तुझे सिखाता हूँ बाजार के नियम क्या होते हैं। इसे पकड़ो। अरे, उन्हें ले जाने दो। लेकिन किंची, उन्होंने गलत सामान उठा लिया है। गलती तो उनकी है, लेकिन अगर तुमने हाथ उठाया तो मामला बिगड़ जाएगा। किंची, अब हम क्या करेंगे? सबने देख लिया ना, पैसे न देने का यही अंजाम होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। ली दाझुआंग, गाड़ी तैयार करो, चलो यहाँ से निकलते हैं। कियान साहब, कुछ तो गड़बड़ है। पिछली बार जब हमने उनसे सामान छीना था तो उन्होंने अपनी जान लगा दी थी रोकने में। इस बार सब इतना आसान कैसे हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने जानबूझकर किया हो। सही कहा। सुना है कि किंची ने कुछ दिन पहले काओ योफू को भी सबक सिखाया था। क्या वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? कियान साहब, नया मजिस्ट्रेट बड़ा ही न्यायप्रिय इंसान है। दोस्त, अगर सच में उन्होंने शिकायत कर दी तो मामला गंभीर हो जाएगा। डरते क्यों हो? मेरे पीछे शहर के बड़े अधिकारी का हाथ है। हमारा नया मजिस्ट्रेट और शहर के अधिकारी, वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर वे सच में अदालत गए तो शायद मुझे बड़ा इनाम भी मिल जाए। ऊपर तक पहुंच बनानी होगी। कौन है वहां? क्या शिकायत है? जल्दी बताओ। हुजूर, मैं ली दाझुआंग हूँ, शियाओहे झुआंग का रहने वाला। आज मैं न्याय की गुहार लगाने आया हूँ। शियाओहे झुआंग के लोगों की तरफ से आज मैंने न्याय की घंटी बजाई है। मैं काओ योफू के खिलाफ शिकायत करता हूँ। काओ योफू कानून को कुछ नहीं समझता, अवैध रूप से स्टॉल का किराया वसूलता है
और हमारी 2 गाड़ियां मछली भी छीन ली। हुजूर, आपसे न्याय की आशा है। सिपाही, काओ योफू को यहाँ हाजिर करो। आपका सेवक काओ योफू मजिस्ट्रेट साहब को प्रणाम करता है। हुजूर, यह मुझ पर अवैध किराया वसूलने का आरोप लगा रहा है, कानून का अपमान और उनकी मछली छीनने का झूठा इल्जाम लगा रहा है। हुजूर, कृपया सच की जांच करें। हुजूर मजिस्ट्रेट, मैं बेगुनाह हूँ, न्याय करें। काओ योफू, शियाओ है जुआंग का ली दाजुआंग, जिसने अभी आप पर आरोप लगाया है, क्या आपको उस पर कोई आपत्ति है? ये दुष्ट लोग ये बाजार का कर देने को तैयार नहीं है और मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। मैं भला कैसे दाफेंग के कानून का उल्लंघन कर सकता हूँ? हुजूर, यदि आपको विश्वास न हो तो बाजार में व्यापार करने वाले सभी लोग, वे सब मेरे पक्ष में गवाही देने को तैयार है, क्योंकि दोनों पक्षों की अपनी अपनी बात है। कैप्टन झो, तुम अपने आदमियों को लेकर जाओ और जांच करो। उन व्यापारियों से कहो कि मजिस्ट्रेट स्वयं उनकी रक्षा करेंगे। उन्हें जो भी शिकायत हो बस खुलकर कहें, मैं स्वयं निश्चित रूप से उनके लिए न्याय करूंगा। किंची भाई, अब क्या होगा? जो भाई, क्या हुआ? अरे किंची भाई, तुम नहीं जानते, हमारे इस काउंटी कार्यालय में मजिस्ट्रेट और उनके सहायक के बीच बनती नहीं है। अगर यह मामला सुलझा लिया तो सहायक नाराज हो जाएगा और न सुलझाया तो मजिस्ट्रेट नाराज होंगे। भाई, मैं सच में बहुत मुश्किल में हूँ। कैप्टन झो, तुम चिंता मत करो, व्यापारी बोले या न बोले कोई बात नहीं, तुम बस वापस जाकर रिपोर्ट कर देना, मैंने इसे सुलझा लिया है। लेकिन किंची भाई, तुम्हारा मामला, यह काओ योफू इतने सालों से बाजार का प्रबंधन कर रहा है, तुम चाहते हो कि ये व्यापारी तुम्हारे लिए गवाही दे? मुश्किल है। कैप्टन झो, इस मामले का मेरे पास उपाय है। मैं काउंटी का कैप्टन झो हूँ। मजिस्ट्रेट महोदय ने मुझे जांच करने के लिए भेजा है। बाजार के अधिकारी काओ योफू रिश्वतखोरी और जबरन वसूली के मामले में। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। 3 मिनट के भीतर सब यहाँ इकट्ठा हो जाओ, वरना इसे सरकार के खिलाफ माना जाएगा। शियाओ है जुआंग के लिए दाजुआंग ने काओ योफू के खिलाफ शिकायत की है कि वह कानून को ताक पर रखकर बाजार में मनमानी करता है, न केवल अवैध कर वसूलता है बल्कि जबरन सामान भी छीनता है। क्या ऐसा कुछ हुआ है? कैप्टन झो, आप वापस जा सकते हैं। अधिकारी काओ, न तो हमने कोई अवैध कर लिया है और न ही कोई सामान तोड़ा है। यह तो ली दाजुआंग और उसके साथियों ने कर चोरी की है और जानबूझकर बाजार में हंगामा किया है। अधिकारी काओ का इससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, अधिकारी काओ का इससे कोई लेना देना नहीं है। किन भाई, धन्यवाद झो भाई, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। मैं जानता हूँ तुम लोग जो अभी सामने आए हो और शियाओ है जुआंग के लोगों को फंसा रहे हो, वे सब काओ योफू के दबाव में हैं। लेकिन आप सभी यहाँ व्यापार करने आए हैं, मैं इसके लिए आपको दोष नहीं देता। लेकिन क्या आप जानते हैं काओ योफू आखिर क्यों आप लोगों पर इतना अत्याचार करने की हिम्मत करता है? क्या वह अपनी मनमानी कर सकता है क्योंकि वह एक अधिकारी है? गलत, बिल्कुल गलत। यह आपकी कमजोरी है, आपकी एकता की कमी है। यह सब कुछ आपकी खुद की गलती है। अगर आप सब एक साथ मिल जाएं और काओ योफू के खिलाफ शिकायत करें तो आप ही अंदाजा लगाइए क्या हो महोदय, एक छोटे से अधिकारी का पक्ष लेंगे या फिर जनता की पुकार सुनेंगे, जनता की बात मानेंगे? बाबा, आप कब से यहाँ बाजार में अपनी दुकान लगा रहे हैं? जब मैं 15 साल का था, आज मैं 55 साल का हो चुका हूँ। तो वह काओ योफू हर साल आपसे कितना कर वसूलता है? पता नहीं, शुरुआत में 5 सिक्के थे, बाद में 10 हो गए, अब हर दिन 20 सिक्के देने पड़ते हैं। अगर मैं हिसाब लगाऊं तो हर दिन 10 सिक्के, एक साल में 3600 सिक्के होते हैं। 10 साल में 144 तांबे के सिक्के और 400 अलग से। इतने पैसे काफी थे आपको एक खुशहाल जीवन देने के लिए। इन 20 सालों में 75 तांबे के सिक्के। अगर ये पैसे मेरे पास होते तो मेरा बेटा बीमारी से न मरता। 35 साल, 50 चांदी के सिक्के, पूरे 50 चांदी के सिक्के। अगर ये पैसे मेरे पास होते तो मेरा घर कब का बन गया होता, मेरी माँ भी इस तरह न मरती। साथियों, आप सब एक बेहतर जीवन जी सकते थे। यह सब सिर्फ इस जालिम कर की वजह से है। इसने आपसे आपका जीवन छीन लिया। बेटे के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, घर की मरम्मत के लिए पैसे नहीं थे, माँ की जान चली गई। क्या आप ऐसी जिंदगी और जीना चाहते हैं? बहुत हो गया। जहां दमन है वहां विद्रोह है। आज हम न्याय की गुहार लगाएंगे। अगर आप नहीं चाहते कि आपके परिवार वाले बेमौत मरे, अगर आप नहीं चाहते कि घर ढह जाए, तो चलिए हूँ महोदय के पास अपना हक मांगते हैं। भाइयों,
आगे बढ़ो, चलो चलो। हो महोदय के पास चलते हैं, चलो न्याय मांगते हैं, चलो। जो भाई, सफलता का मौका बिल्कुल सामने है, अब सब कुछ आप पर निर्भर है। हो महोदय। जो, क्या हुआ, क्या मामला है? बाजार, बाजार की वे दुकानें, हा हा हा। क्या ऐसा नहीं है, गवाह नहीं ला पाए, है ना? गुस्ताख प्रजा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाही अधिकारी को फंसाने की? कोई है, इसे बाहर ले जाओ, 100 बेंत मारो। क्या मैंने जो कहा वह सुना नहीं? तुम सबने सुना नहीं क्या? क्या तुम लोग यकीन करोगे या नहीं? किंची, मैं अभी तुम सबको बर्खास्त करवा दूंगा। वो काउंटी के मजिस्ट्रेट कोई न्याय की गुहार लगा रहा है। मजिस्ट्रेट खुद सुनवाई कर रहे हैं। यह दा फेंग का कानून है। क्या तुम अपनी हद पार करने की कोशिश कर रहे हो? मजिस्ट्रेट हूं। आप मजाक कर रहे हैं। दा फेंग का कानून, अधिकारी को फंसाना, 100 बेंत मारो। अगर सजा नहीं दी तो मेरे दा फेंग की गरिमा कहां रहेगी? हुजूर, हम गवाही देने आए हैं। शियाओ हे जुआंग की गाड़ियां सच में काओ योफू ने ही अपने आदमियों से तुड़वाई थी। जी हाँ, काओ योफू हमें धमका रहा था और शियाओ हे जुआंग के लोगों को फंसा रहा था। कह रहा था कि वे व्यापार कर देने से मना कर रहे हैं, इसीलिए उसने जानबूझकर काओ योफू को बदनाम किया। यह बिल्कुल सच है। जी हाँ हुजूर, काओ योफू कानून को कुछ नहीं समझता। बाजार में गुंडागर्दी करना तो आम बात है। अब तो पानी के लिए भी वह व्यापारियों को झूठी गवाही देने पर मजबूर कर रहा है। बेई, ऐसी हरकतें सजा के बिना नहीं रहनी चाहिए। यह क्या हो रहा है? हुजूर, मुझे भी कुछ नहीं पता। आमतौर पर ये लोग बहुत सीधे साधे और आज्ञाकारी होते हैं। पता नहीं आज इन्हें क्या हो गया है। जो मुसीबत खुद मोल ली है उसे खुद ही सुलझाओ। हुजूर, चिंता न करें, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। हुजूर, तुम थोड़ी देर में सोंग जिकियान के पास जाओ और उनसे कहो कि वे ब्लैक विंड के उन डाकुओं से संपर्क करें और जो मेरे अच्छे कामों में बाधा डाल रहा है उसका काम तमाम कर दे। जी मजिस्ट्रेट साहब, मजिस्ट्रेट साहब, मजिस्ट्रेट साहब। क्योंकि काओ योफू ने जबरन कर वसूला, जिसके कारण मेरा बेटा इलाज के बिना मर गया। मेरा बूढ़ा पति भी गम में चल बसा। काओ योफू, मेरे बेटे की जान का हर्जाना दो। मजिस्ट्रेट साहब, काओ योफू ने अवैध कर वसूला। मेरे घर की मरम्मत के पैसे नहीं थे। भारी बारिश में छत गिर गई और मेरी बूढ़ी माँ दबकर मर गई। काओ योफू, मेरी माँ की जान का हर्जाना दो। न्याय के देवता हमारे लिए न्याय करें। हुजूर, हमें न्याय दिलाएं। कोई है? काओ योफू को 50 बेंत मारो। जी, सीमा पर निर्वासन। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। कर्मों का फल, यही तो है कर्मों का फल। बड़े भाई, बहन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था इस प्यारे से दूर रहो, वरना तुम इतने अपमानित क्यों हो रहे हो? कोई है, इस प्यारे को यहां से बाहर निकालो। जब तक मैं दाजुआंग यहां हूं, किसकी हिम्मत है मेरे किंची भाई को छूने की? बड़े भाई, रुको। इन सालों में तुम इस प्यारे के साथ कैसी जिंदगी जी रहे हो? तुम अभी भी उसका बचाव कर रहे हो। बड़े भाई, मेरे पति अब पहले जैसे नहीं रहे। वह अब मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। वह मछली पकड़ने के जाल बनाना जानते हैं, चीनी और मिश्री बनाना जानते हैं, टूथपेस्ट बनाना जानते हैं। वह मेरे लिए खाना भी बनाते हैं। क्या तुम यह कह रही हो? कुछ दिन पहले पूरे प्रांत में मशहूर सोने के बराबर कीमती टूथपेस्ट उसी ने बनाया है। बिल्कुल। दाजुआंग, इन चीजों को बड़े मामा के पास ले जाओ। क्या यह सच में टूथपेस्ट है? यह गुड़ और चीनी तो मैं पहचानता हूं, लेकिन यह घास में लिपटा हुआ क्रिस्टल आखिर क्या है? बड़े भाई, तुम गुड़ और चीनी तो पहचानते हो।
बकवास। शहर के पूर्वी बाजार में सोम परिवार की दुकान में ये दोनों तरह की चीनी कब से धड़ल्ले से बिक रही है। तुम्हारे इस प्यारे की हिम्मत तो देखो, नुस्खा चुराने का काम तुमने भी कर लिया। बड़े भाई, मुझे नहीं पता कि सोम परिवार आखिर कैसे चीनी बना रहा है, लेकिन यह बनाने का तरीका सच में मैंने ही खोजा था। उनका नुस्खा मुझसे ही चुराया गया है। बड़ी बड़ी बातें करते हो। मुझे तो लगता है तुमने क्या किया है, घटिया हथकंडे अपनाकर सोम परिवार से नुस्खा चुराया है। चुप हो जाओ। बड़े भाई, यह चीनी और मिश्री मैंने खुद अपनी आंखों से पति को बनाते हुए देखा है। भोली बहन, तुम भूल रही हो यह कैसा इंसान है। यह प्यारा सा दिखने वाला धोखा देने में माहिर है। बड़े भाई, मैं तुमसे बस एक सवाल पूछूंगा, अगर तुम इसका जवाब दे सको तो मैं मान लूंगा कि मैंने सोम परिवार का नुस्खा चुराया है। क्या तुमने सोम परिवार की दुकान में मिश्री और चीनी देखी है बिक्री के लिए? ये चीनी, इन्हें मैंने 5 दिन पहले ही तैयार किया है। भाई साहब, क्या आप जानते हैं सोम परिवार ने कब से गुड़ और चीनी बेचना शुरू किया? 3 दिन पहले। ये सब सच में किंची उस प्यारे इंसान ने बनाया है। भाई साहब, अब तो आपको यकीन हो गया होगा। आगे से मुझे किंची प्यारा मत कहना। बहन, मेरी गलती है। भाई साहब, मैं तो बस आपकी चिंता कर रहा था। किंची, तुम ये मत समझो कि तुक्के से कुछ हासिल कर लिया तो कुछ नया बना लिया तो तुम हवा में उड़ने लगोगे। अगर तुमने फिर कभी मेरी बहन के साथ बुरा बर्ताव किया तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भाई साहब, आप निश्चिंत रहें, मैं पूरे दिल से झांग शिवनियांग का ख्याल रखूंगा। सिर्फ वादे करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें करके दिखाना होगा। तो फिर भाई साहब का मतलब है, मैं चाहता हूं कि घर का सारा हिसाब किताब तुम झांग शिवनियांग को सौंप दो। कोई बात नहीं, घर की लक्ष्मी के हाथ में पैसा रहे, यह तो सामान्य बात है। ठीक है, तो फिर तुम लोग अंदर आओ। किंची, आज जो वादा किया है उसे याद रखना, वरना मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। भाई साहब, चिंता मत कीजिए। स्वामी, यह सोम परिवार तुम्हारी चीनी बनाने की विधि चुरा ली है। क्या तुम इसे ऐसे ही जाने दोगे? क्या सोम जिकियान को लगता है कि मेरी चीनी बनाने की विधि पाकर वह जीत गया है? वह बहुत बड़ी गलतफहमी में है। प्रिय, तुम चिंता मत करो, आज मैं सोम परिवार को इंसानियत का सबक सिखाऊंगा। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। योंगयुआन भाई, तुम यहाँ आए हो, कहीं तुम अपना गुड़ और चीनी बेचने तो नहीं आए? तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, अब पूरे दाफेंग जिले में सिर्फ मेरे सोम परिवार का गुड़ और चीनी बिकता है, और हमने 10 साल का सिर्फ हमसे ही सामान खरीदने का समझौता किया है, वरना उन्हें हर्जाना देना होगा 1000 चांदी के सिक्के जुर्माने के तौर पर। बेचारा, पूरे जिले में अब कोई तुम्हारा गुड़ और चीनी नहीं खरीदेगा। वह विधि तुमने मुझसे ही चुराई थी, तो क्या हुआ? मैंने बस 10 चांदी के सिक्के खर्च किए और मां एर्गो के हाथों से यह नुस्खा खरीद लिया। योंगयुआन भाई का भी धन्यवाद। सच में अफसोस की बात है, अगर वह मां एर्गो थोड़ी देर और रुक जाता तो जो उसने चुराया था वह सिर्फ ऊपरी दिखावा नहीं होता। किंची, तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब यह है कि तुम्हारे पास मां एर्गो का चुराया हुआ नुस्खा होने से क्या फर्क पड़ता है? मैं वैसे भी तुम लोगों के सोम परिवार की ब्राउन शुगर और व्हाइट शुगर को एक रत्ती भी नहीं बिकने दूंगा। दुकानदार, अपने मालिक को यहाँ बुलाओ, मैं उन्हें एक बड़ा अवसर देना चाहता हूँ। मेरे मालिक, क्या कोई ऐरा गैरा जब चाहे तब मिल सकता है? यहाँ से दफा हो जाओ। तुमने ठीक से सोचा नहीं है, तुम्हारी इस हरकत से तुम हमेशा के लिए खो दोगे लुओ परिवार के सोम परिवार से आगे निकलने का मौका। क्या तुम इसका बोझ उठा पाओगे? सोम परिवार से आगे निकलना, क्या तुम जानते हो सोम परिवार किस भरोसे पर सालों से 4 बड़े घरानों में सबसे ऊपर है? नमक का व्यापार। अगर सोम परिवार को पछाड़ना है तो तुम्हें कुछ ऐसा लाना होगा जो नमक के व्यापार से भी ज्यादा मुनाफा दे। क्या तुम्हारे पास है? तो क्या तुमने कभी टूथपेस्ट देखा है? क्या तुम्हारे पास टूथपेस्ट है? नहीं, लेकिन मेरे पास उससे भी बेहतर चीज है जिसकी कीमत बहुत अधिक है। साबित कैसे करोगे? वह टूथपेस्ट जो कुछ समय पहले मैंने भेजा था सोम परिवार की जनरल स्टोर में। आप लोग थोड़ा इंतजार करें, मैं अपने युवा मालिक को बुलाकर लाता हूँ। क्या यह वही
ब्राउन और व्हाइट शुगर नहीं है। पाखंडी कहीं के। सिर्फ तुम ही हो जो इस मामूली चीज को खजाना समझते हो। तो असल में यह चीज एक कौड़ी की भी नहीं है। मैं तो बस देखना चाहता था कि तुम्हारे पास और क्या खजाना है। पता नहीं यह सज्जन मेरे लुओ परिवार को कैसा अवसर देने वाले हैं। दाजुआंग, अरे लीजिए, यह ठोस चीज। दिखने में इसका रंग और ब्राउन और व्हाइट शुगर जैसा लगता है। यह आखिर क्या चीज है? यह ब्राउन और व्हाइट शुगर का उन्नत संस्करण है। क्यों न चख कर देखें। मिठास ब्राउन और व्हाइट शुगर से भी कम है। ताजा और मधुर। क्या यह तुमने बनाया है? अब इसे चखो। खुशबूदार, मीठा और नरम। यह क्या है? इसे मिश्री कहते हैं। एक और चीज, हेई चांग को बुलाओ। सोंग के युवा मालिक, क्या आप चखेंगे नहीं? कीमत लगाइए। यह चीनी हमारा सोंग परिवार सब ले लेगा। क्या? नहीं नहीं नहीं। सोंग के युवा मालिक, आप लोगों के सोंग परिवार के पास अब कोई मौका नहीं है। वह माँ एर्गो के बारे में क्या कह रहे थे उस समय? अगर वह थोड़ी देर और रुक जाता तो क्या उसे पता नहीं चल जाता? यह रॉक शुगर और हेई चांग का रहस्य। माँ एर्गो, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। क्या? सोंग के युवा मालिक, यहाँ स्वागत नहीं है उन लोगों का जो बुरी नीयत रखते हैं। दफा हो जाओ। सोंग के युवा मालिक, धीरे चलिए, मैं छोड़ने नहीं आऊंगा। आपका व्यापार फलता फूलता रहे। ये चांग। किंची, आप ही कीमत तय करें। पीली रॉक शुगर 2 सिक्के, सफेद रॉक शुगर 3 सिक्के, ये चांग 10 सिक्के। ठीक है, मैं आपको 2 सिक्के और दे दूंगा। अच्छा, अपनी शर्तें बताइए। ये दोनों चीजें भविष्य में पूरे झोंगझों में सिर्फ मेरा लुओ परिवार ही बेचेगा। ओह, आप पूरे झोंगझों के एकमात्र वितरक बनना चाहते हैं। एकमात्र वितरक। आप एकाधिकार करना चाहते हैं पूरे झोंगझों के बाजार पर। एकमात्र वितरक का मतलब यही तो होता है। मेरा भी यही मतलब है। तो फिर आप ही देखिए, क्या यह संभव है? ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप कहें। मैं चाहता हूं कि आप 30 दिनों के भीतर रॉक शुगर और ये चांग को अलग अलग पहुंचा दें लान काउंटी के अंतर्गत आने वाले 18 जिलों में। अगर आप ऐसा कर पाए तो मैं आपको एकमात्र वितरक बना दूंगा। ठीक है, 1 महीने के भीतर मैं गारंटी देता हूं कि यह हर जगह बिकेगा। हमारे सहयोग के इनाम के तौर पर मैं आप लोगों को, लुओ परिवार को एक बड़ा तोहफा दूंगा। यह पीली चीनी और रॉक शुगर बनाने की विधि मैं मुफ्त में आप लोगों को सिखा दूंगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आप वाकई यह रॉक शुगर की रेसिपी हमें सिखा देंगे? बिल्कुल, लेकिन आपके लुओ परिवार की उत्पादित और बेची गई पीली सफेद चीनी में मेरा हिस्सा होगा। हिस्सा? तो तुम लोग हीरो परिवार के हो। अब से उत्पादन और बिक्री का, हर तरह की मिठाई का मुझे मुनाफे का एक निश्चित हिस्सा चाहिए। ठीक है, तुम्हें कितना हिस्सा चाहिए? निश्चिंत रहें, ज्यादा नहीं, मुझे बस 20% चाहिए। तो फिर हमारी साझेदारी सफल हो। साझेदारी सफल हो तो फिर हम चलते हैं। चाचा, रूसोंग चाचा, क्या आप तीर बना सकते हैं? तुम्हें किस चीज की जरूरत है? धनुष। धनुष। किंची, दाफेंग के कानूनों के अनुसार हथियार छिपाना राजद्रोह है। इसके लिए सजा हो सकती है। इसमें तो पूरे परिवार का विनाश हो सकता है। रूसोंग चाचा, मैं आपसे सच कहता हूँ, इस बार काउंटी कार्यालय जाकर मैंने सोंग परिवार को बहुत नाराज कर दिया है। मैं जो धनुष बना रहा हूँ वह सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए है। मैं इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर सरकारी सैनिक तलाशी लेने आए तो वे यह नहीं पूछेंगे कि तुम इसका क्या इस्तेमाल करते हो। क्या तुमने इसके परिणामों के बारे में सोचा है? रूसोंग चाचा, मैं समझ गया। ठीक है, अब मैं समझ गया हूँ। यह मुझ पर छोड़ दीजिए। रूसोंग चाचा, पिछले कुछ दिनों में मैंने एक धौंकनी ब्लोअर तैयार की है। धौंकनी? यह किस काम आती है? धौंकनी को भट्टी के मुंह पर लगाएं
और फिर ऊपर लगे हैंडल को खींचे तो यह पल भर में भट्टी के तापमान को सैकड़ों डिग्री बढ़ा देगी। किंची, यह तो बहुत ही अद्भुत चीज है। यह पल भर में भट्टी के तापमान को कई गुना बढ़ा सकती है। तो अगर यह चीज मिल जाए तो मैं वादा करता हूँ कि 3 दिनों के भीतर मैं तुम्हारे लिए तीर तैयार कर दूंगा। रूसोंग चाचा, तो तीर बनाने का काम आपको सौंपा। मुझे धनुष का ढांचा बनाने के लिए लकड़ी काटनी होगी। अब आपको परेशान नहीं करूंगा, ठीक है? अरे, यह किंची बच्चा भी, सच में इसे समझना मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा हुआ और दाजुआंग उसके साथ रहा तो मैं निश्चिंत रहूंगा। क्या यह अभी भी करघा है? आओ शिवनियांग, कोशिश करके देखो। शिवनियांग देखो, हाथों से इसे पकड़ो और पैरों से पैडल दबाओ। कैसा लगा शिवनियांग? क्या तुम सीख गई? मैं सीख गई। सच में? मैं सच में सीख गई। मुझसे मजाक मत कीजिए। ऐसा लगता है सेहत काफी अच्छी लग रही है। मैं भी पीछे नहीं रह सकता। यह क्या चीज है? धनुष जैसा दिखता है पर कुछ अजीब है। रुको, यह एक रिपीटिंग क्रॉसबो है। इससे 10 तीर एक साथ छोड़े जा सकते हैं। वाह रूसोंग चाचा, यह युआन रू धनुष है। चलाकर देखिए। ठीक है। कितनी जबरदस्त ताकत है। यह धनुष सेना के सबसे शक्तिशाली धनुष से भी 3 गुना बेहतर है। मैं अभी देखता हूं। रूसोंग चाचा, 10 के 10 तीर सीधे निशाने पर लगे हैं। बहुत बढ़िया। तुम इतने काबिल कैसे हो? अफसोस की बात है, अगर उस समय मेरे पास यह धनुष होता। रूसोंग चाचा, जो बीत गया उसे बीत जाने दे। अरे किंची, क्या यह चीज बड़े पैमाने पर बनाई जा सकती है? अगर पैसा हो तो कोई समस्या नहीं, लागत बहुत ज्यादा है। जैसे कि एक युआन रू धनुष लगभग खर्च होगा 1 तांबे का सिक्का, और अगर इसमें 10 तीर और जोड़ दिए जाएं तो कम से कम खर्च होगा। अगर ये चारों एक साथ जोड़ दिए जाएं तो कुल मिलाकर 20 तांबे के सिक्के लगेंगे। लेकिन एक बार यह युआन रू धनुष मिल जाए तो चाहे सोंग परिवार ही क्यों न हो, कितना भी क्रूर क्यों न हो, हमें डरने की जरूरत नहीं है। सही कहा। चिंता मत करो, हम उन्हें सबक सिखा देंगे। यह मामला मुझे पहले ही साफ कर देना चाहिए। युआन रू धनुष के बारे में, यह दा फेंग में प्रतिबंधित वस्तु है। आप सभी को इसे गुप्त रखना होगा। अगर किसी ने भी इसे लीक किया तो उस समय सिर्फ सिर कलम करना ही काफी नहीं होगा, बल्कि राजद्रोह का आरोप लगेगा और पूरे परिवार का विनाश हो जाएगा। इन्हें फिलहाल मेरे पास रहने दो। बाद में जब प्रशिक्षण और सुरक्षा की जरूरत होगी तब मैं इन्हें निकालूंगा, तब इनका उपयोग करेंगे। किंची जो कह रहा है वह छोटी बात नहीं है। तुम दोनों इसे अच्छी तरह याद रखना, समझ गए? पिताजी, मैं इसे जरूर याद रखूंगा। निश्चिंत रहें किंची भाई, यह बात मैं जानता हूँ। आगे से हर दोपहर तुम दोनों मेरे पास आ जाना, यहाँ आकर अभ्यास करना। मैं तुमसे यह उम्मीद नहीं करता कि तुम रूसोंग चाचा की तरह हर बार निशाने पर मार सको, लेकिन मैं तुमसे यह जरूर चाहता हूँ एक निश्चित दूरी के भीतर निशाना अचूक लगेगा। जैसे सोंग चाचा, यहाँ की हर चीज आप पर निर्भर है। निश्चिंत रहे किंची, यहाँ सब मुझ पर छोड़ दें। तुमने भाभी और सभी महिलाओं को इकट्ठा कर लिया है। क्या कोई खास बात है? हाँ, वे सभी पुरुष हिस्सा ले सकते हैं मछली पकड़ने वाली टीम के काम में। क्या ऐसा तो नहीं कि हमारे लिए भी कोई अच्छा काम है? हमारे लिए भी कुछ प्रबंध करें। आप सभी देवियों और भाभीियों, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। मैंने हाल ही में एक नई चीज विकसित की है। मेरा विचार था कि आप सभी थोड़ा और काम कर सकें और थोड़े पैसे भी कमा सकें। क्यों? यह बात तो सही है। यह चीज करघा कहलाती है। यह न केवल शरीर के लिए सुरक्षित है, बल्कि पुरानी पद्धति से 10 गुना अधिक कुशल है। अरे वाह, यह तो बहुत बढ़िया है। हाँ स्वामी, मुझे भाभीियों और महिलाओं को दिखाने दे कि यह कैसे काम करता है। आइए हम सब देखते हैं। बिल्कुल इस तरह। शरीर को कोई नुकसान नहीं। हाथों से बुनाई भी आसान है, कार्यक्षमता बहुत अधिक है। यह चीज तो कमाल की है। आप सब देखें, पहले हम एक रात में केवल एक थान कपड़ा बुन पाते थे, जिसकी कीमत बस 1 सिक्का थी। अब हर रात 10 सिक्के कमाए जा सकते हैं और 1 साल में यह 3600 सिक्के होंगे। पुरुषों से कम नहीं होंगे। सही सही सही। प्रिय, तुमने हिसाब गलत लगाया है। हाँ गलत, 10 थान
का मतलब 10 सिक्के ही तो है। यह एक सिक्का उन लालची व्यापारियों की कीमत है। अगर हम सीधे कपड़ा मिल से जुड़ जाएं, तो एक थान कपड़े की कीमत कम से कम 10 सिक्के होगी। हाँ, 10 सिक्के। लेकिन स्वामी, कपड़ा मिल वालों ने पहले ही जमींदारों से सांठगांठ कर रखी है। बुने हुए कपड़े को कोई नहीं खरीदेगा, तो फिर हम खुद की दुकान खोलेंगे और बाजार में बेचेंगे। हमारे पास यह करघा है, गुणवत्ता और भी बेहतर होगी और उत्पादन भी अधिक होगा। बाजार में खरीदारों की कमी नहीं होगी। सही कह रहे हो आप सभी देवियों और भाभियों। आज आप लोगों को यहाँ बुलाने का कारण यह है कि मैं कुछ लोगों को चुनना चाहता हूँ जो यहाँ हमारी मदद कर सके। चलो साथ मिलकर बुनाई करते हैं। यह करघा हम मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे और इसकी बिक्री की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। अगर हर महीने 200 थान कपड़े का न्यूनतम वेतन हमेशा की तरह कितना होगा? हमेशा की तरह एक थान से ज्यादा होने पर 7 सिक्के अतिरिक्त मिलेंगे। कोई ऊपरी सीमा नहीं है। कोई बात नहीं किंची, तुम्हें तो भाभी को ही चुनना चाहिए। भाभी युवा है, उनकी नजरें बहुत तेज है, काम बहुत अच्छा करती है। सही कहा, उनके पास कई वर्षों का अनुभव है। अनुभवी है वो। शिवन्यांग, यह काम तुम ही संभाल लो। तुम जिसे सही समझो उसे चुन लेना। स्वामी, आप बहुत अच्छे हैं। यह जोड़ा तो मेरे पास 20 करघे हैं और कच्चा माल ली दाजवांग थोड़ी देर में ले आएगा। हम बैचों में परीक्षा लेंगे। जो शीर्ष 20 में आएंगे उन्हें करघा मिलेगा। ठीक है, और भी करघे आएंगे। जिन्हें नहीं मिला वे निराश न हो। मेरे पति ने कहा है कुछ समय बाद हम और भी उत्पादन करेंगे। उन्होंने वादा किया है शियाओ हे जुआंग के हर घर में एक करघा होगा। बहुत बढ़िया शिवन्यांग, मैंने तो पहले ही कहा था तुम और किंची एक आदर्श जोड़ी हो। जरा देखो तो इस जोड़े को। मैंने अभी अभी शिवन्यांग को प्यार करते देखा। बुरी खबर है किंची। किंची, बहुत बुरा हुआ। भाभी को ब्लैक विंड के डाकुओं ने पकड़ लिया है। क्या? यह सब कैसे हुआ? साफ साफ बताओ। किंची, भाभी सुबह शहर जाने की बात कह रही थी कुछ कपास खरीदने के लिए ताकि हम बिक्री कर सकें। आज वापस आते समय पहाड़ से अचानक डाकुओं का एक समूह नीचे आया और भाभी को उठा ले गए। हम उन्हें रोक नहीं पाए। किंची, इसमें ली दाजुआंग की गलती नहीं है। ब्लैक विंड के डाकू इस बार बहुत अजीब थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे सीधे भाभी के पीछे थे। गाड़ी का सामान और पैसे उन्होंने कुछ नहीं लिया। हाँ, तुम लोग ब्लैक विंड के डाकू, क्या तुम लोग कुछ जानते हो? हुजूर, मैं जानता हूँ। मैं पहले एक डाकू था। जब मैं जेल में था तब एक आदमी बाहर गया था, ब्लैक विंड का एक डाकू। कुछ दिन पहले वह मुझे अपनी गैंग में शामिल करना चाहता था। उसने मुझे कुछ बातें भी बताई ब्लैक विंड के बारे में। पूरे ब्लैक विंड में लगभग 100 से ज्यादा लोग हैं। 2 भाई मिलकर उसे चलाते हैं। हथियार ज्यादा नहीं है, लेकिन इलाका बहुत दुर्गम है। हुजूर, मुझे डर है कि उन पर सीधा हमला करना मुश्किल होगा। मैं क्या कर सकता हूँ? हुजूर, मैं उनके गिरोह में शामिल होने का नाटक कर सकता हूँ। अंदर से आप लोगों के साथ मिलकर भाभी को बचा लूंगा। निश्चिंत रहो, चाहे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। लियो माजी, तुम रुसोंग चाचा के पास जाओ। उनसे कहो कि पूरे गांव का मिट्टी का तेल इकट्ठा कर लें। दा हुआंग, तुम थोड़ी देर में हमारे घर जाओ। खाली बक्से ढूंढो, उन्हें पत्थरों से भर दो, उन्हें बाहर निकालो और बैलगाड़ी पर रख दो। जी हुजूर। यह सब करने के बाद मेरे पास वापस आ जाना। हम किंची भाई, ब्लैक विंड के लोग बहुत ज्यादा है। हम सिर्फ 4 लोग हैं। क्या यह सच में काम करेगा? क्या तुम भूल गए हमारे पास हमारे बनाए हुए धनुष है न? हजारों दिनों तक सैनिकों को पाला, अब उन्हें काम में लाने का समय आ गया है। आगे यह तुम्हारी परीक्षा होगी कि तुमने क्या सीखा है। भले ही वे लोग ज्यादा है और ताकतवर है, भले ही उनके पास हथियार है, चिंता मत करो, इस बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही सोच लिया है एक अचूक योजना। बस मेरी बात मानो। जल्दी जाओ और लोगों को बुलाओ। मैं तुम लोगों के लिए भी तीर तैयार करवाता हूँ। आगे हमें एक कठिन लड़ाई लड़नी होगी। किंची भाई, हम बक्सों के अंदर इतने सारे पत्थर क्यों रख रहे हैं? ताकि वे डाकू उन्हें लूटने आए। किंची, क्या तुम हमें अलग अलग काम सौंप रहे हो? हम पहले व्यापारियों का नाटक करेंगे ताकि कुछ डाकुओं को बाहर निकाल सकें और उन्हें खत्म कर सकें, और अंत में उनके अड्डे पर हमला करेंगे।
तब यह बहुत आसान हो जाएगा। ओह, तो बात यह है। लेकिन उन डाकुओं की संख्या 100 से अधिक है और यहाँ का इलाका भी बहुत जटिल है। यहाँ तक कि सरकारी अधिकारी भी उन्हें नहीं हरा पाए। क्या हम 4 लोग सच में यह कर पाएंगे? निश्चिंत रहो, आज वे सभी डाकू निश्चित रूप से मारे जाएंगे। रुसोंग चाचा, तुम माजी को साथ लेकर अलग हो जाओ। अंधेरे में पीछे पीछे आना। ठीक है, समझ गया। किंची, क्या तुम हमें छिपकर हमला करने के लिए कह रहे हो? हाँ, ठीक है। ठीक है, चलो। वहीं रुक जाओ, हिलना मत। भाइयों, इन मोटे शिकारों का काम तमाम कर दो। संदूक में रखे सोने चांदी और गहने सब हमारे हो जाएंगे। बिल्कुल। यह धनुष है जो लगातार तीर चला सकता है। भाइयों, अपनी जान बचाकर भागो। हिलना मत। भागोगे तो भी मरोगे, नहीं भागोगे तो भी मरोगे। मैं तो मरूंगा ही, पर तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। शुक्रिया रुसो चाचा, अभी बहुत बुरा हो सकता था। देखो, सब कुछ संभाल लिया। ली दाजुआंग और बाकी लोग, आखिरकार पहली बार किसी की जान ली है। ऐसी स्थिति होना बहुत सामान्य है। किंची भाई, शुक्र है कि आपने हमें इस धनुष का अभ्यास कराया, वरना हम में से कई लोग आज खत्म हो जाते। किस्मत अच्छी थी, पिछले कुछ दिनों की ट्रेनिंग में कोई कोताही नहीं बरती, वरना कौन मरेगा और कौन बचेगा कहना मुश्किल था। ठीक है, हम पहाड़ पर चलते हैं। रुसो चाचा, तुम माजी को साथ लेकर यहीं पहरा दो। अगर कोई हलचल दिखे तो तुरंत तीर चला देना। ठीक है। ठीक है, दो। तुम क्या करना चाहते हो? किंची, मैं तुम्हें बता दूं, धनुष छिपाकर रखना राजद्रोह का बड़ा अपराध है। इसमें पूरे परिवार का विनाश हो सकता है। कितना डरावना है। बस तुम मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ, तुम्हारे धनुष छिपाने की बात किसी को नहीं बताऊंगा। सच में, मैं कसम खाता हूँ। बस तुम मुझे छोड़ दो। मैं कभी किसी को धनुष के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें सीधे मार दूं, तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। बताओ, झांग शियुनियांग कहाँ है? किंची, मैं मरते दम तक तुम्हें नहीं बताऊंगा कि वह कहाँ है। तुम बस उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। बोलो। बताता हूँ। झांग शियुनियांग अनाज के गोदाम के पीछे है, उस छोटे से घर में। दाजुआंग, जाओ और झांग शियुनियांग को ले आओ। जी। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि ली दाजुआंग झांग शियुनियांग को ढूंढ ले, वरना। युआन भाई, तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। बड़े भाई, देखो, झांग शियुनियांग भी वापस आ गई है। मुझे माफ कर दीजिए। याद रखना, अगले जन्म में मेरी पत्नी को परेशान करने की हिम्मत मत करना। स्वामी शियुनियांग, सब ठीक है। तुम यहाँ कैसे आए? अगर तुम उन्हें हरा ना पाए तो क्या होगा? अगर तुम मुसीबत में पड़ गए तो क्या होगा? पगली, तुम मेरी पत्नी हो, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न हो, मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगा। हुजूर, डाकुओं को पूरी तरह पकड़ लिया गया है। सबूतों के आधार पर मुख्य साजिशकर्ता सोंग जिकियान को अदालत में पेश किया गया है। हुजूर, मैं बेगुनाह हूँ। मुझे फंसाया जा रहा है। हुजूर, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं बेगुनाह हूँ। बकवास बंद करो। झूठ मत बोलो। सबूत और गवाह सब मौजूद है। क्या अब भी बहाने बनाओगे? मेरे बेटे का ब्लैक विंड गिरोह से क्या लेना देना? मुझे सच में कुछ नहीं पता, लेकिन यह साबित नहीं करता कि मेरा उन डाकुओं से कोई संबंध है। सोंग जिकियान, अपनी आंखें खोलकर देखो। देखो यह क्या है। यह ब्लैक विंड गिरोह का हिसाब किताब है। तुम्हारे परिवार का, तुम्हारा और तुम्हारे बेटे सोंग जिकियान का हर सौदे का रिकॉर्ड। सब कुछ साफ साफ लिखा है। समय और जगह, सब कुछ यहां दर्ज है। सबूत पत्थर की लकीर है।
सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। सोंग जिकियान ने डाकुओं के साथ मिलीभगत की है। सबूत पुख्ता है। जरा रुकिए हुजूर, इस मामले में कुछ तो गड़बड़ है। ओह, सबूत और गवाह बिल्कुल सही है। क्या आपको अभी भी कोई शक है? बहुत बड़ा शक। ऐसा लगता है कि आप इस बार सोंग जिकियान को बचाना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सोंग जिकियान ने डाकुओं का साथ दिया है। वह सजा का हकदार है, लेकिन उसे शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसकी बेटी सोंग लू बहुत अच्छी है। वह उसके गलत कामों में शामिल नहीं थी। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उसके सालों पुराने सोंग परिवार के जनरल स्टोर को देखो। उसने बहुत कुछ टैक्स के नाम पर दिया है। मैंने सोंग लू को उसके चाचा के पास भेज दिया है। हुजूर, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। बस आपसे वादा निभाने की विनती है। हुजूर, मेरा सवाल सोंग जिकियान के बारे में नहीं है, बल्कि उन डाकुओं के बारे में है। हुजूर, मैंने उन डाकुओं के शवों का बारीकी से निरीक्षण किया है। उन सभी के शरीर पर एक घातक तीर का निशान है। हम एक ही तीर से काम तमाम करना, मुझे लगता है कि यह केवल एक कुशल धनुर्धर ही कर सकता है। तभी तो निशाना अचूक लगेगा। दा फेंग के कानून के अनुसार जो भी अपराधी को छिपाएगा उसे पूरे परिवार समेत दंड मिलेगा। हुजूर, इस बारे में तो हमने पहले ही बात कर ली है। ब्लैक विंड फोर्ट में मैंने केवल एक ही व्यक्ति को मारा था और बाकी लोग वे तो बस अफरा तफरी मचाने के लिए थे ताकि तीर चलाने वाले को मौका मिल सके। यह तो बिल्कुल असंभव है। क्या आप इतने बड़े झूठ पर विश्वास कर रहे हैं? मैजिस्ट्रेट वो, क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस शाही आदेश का पालन कर रहा हूं। हुजूर, आप राजधानी से आए हैं। आपको मुझसे बेहतर पता होना चाहिए। दा फेंग की सीमा के भीतर ऐसे व्यक्ति को ढूंढना केवल ब्लैक आयरन आर्मी के जांबाज ही कर सकते हैं। हुजूर, किले के डाकुओं को सच में मैंने अकेले ही मारा था। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं अभी करके दिखा सकता हूं। ठीक है, चलो देखते हैं। आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम 100 कदम की दूरी से लगातार 50 तीर चला सको और हर बार निशाने पर लगे तो आज मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। ठीक है, तीर लाओ। हुजूर, 50 के 50 तीर निशाने पर लगे हैं। मैजिस्ट्रेट वो, क्या अब भी आपको कोई संदेह है? अभी दिन का समय है, लेकिन उस दिन मौसम खराब था। हालात बिल्कुल अलग थे। हुजूर, मैं पहले सेना में था। ब्लैक आयरन आर्मी। क्या तो तुम ब्लैक आयरन आर्मी से हो? 5 महान योद्धाओं में से एक। कृपया मुझे प्रणाम करने दें। नहीं हुजूर, ऐसा न करें। मैं इसका हकदार नहीं हूं। मैजिस्ट्रेट वो, क्या अब भी आपको कोई आपत्ति है? मैंने सोचा नहीं था कि तुम ब्लैक आयरन आर्मी के 5 योद्धाओं में से एक हो। मुझसे गलती हो गई। अधिकारी झो, आदेश जारी करो। सोंग जिकियान ने डाकुओं के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची है। यह अक्षम्य अपराध है। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लो, अभी के अभी, और उसे सबके सामने फांसी दो। जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तुमने कमाल कर दिया। हा हा हा, सही कहा। अरे वाह। किंची भाई, काम कैसा रहा? उन्हें कुछ पता तो नहीं चला? चिंता मत करो, सोंग जिकियान को अभी पूछताछ के लिए ले गए हैं। इनाम की रकम मिलने में शायद थोड़ा समय लगेगा। चलो, यह भी ठीक है। किंची भाई, आज जब हम सामान बेच रहे थे, लुओ परिवार ने कहा कि रॉक कैंडी और मछली की मांग बहुत ज्यादा है। हम आपूर्ति पूरी नहीं कर पा रहे हैं। वे पूछ रहे थे कि क्या हमारे पास और स्टॉक है। यह तो आसान है। मैं इन 2 दिनों में रुसोंग चाचा को साथ लेकर एक नया बैच तैयार करवा लूंगा। उसके बाद तुम इसे लुओ परिवार के पास पहुंचा देना। ठीक है। अरे सुनो दाजुआंग, क्या हाल ही में टीम में कोई काम से जी चुरा रहा है? किंची भाई, आप निश्चिंत रहें। सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्या टीम में कोई ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा मेहनती हो?
हाँ बिल्कुल, उदाहरण के लिए शुआ चाचा, गौ चाचा, गो चाचा, वे सब बहुत मेहनती हैं। वे रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही आ जाते हैं। सबसे ज्यादा मछली और कछुए भी उन्हीं के पकड़े हुए होते हैं। तो फिर ऐसा करो, तुम अभी गांव के सभी लोगों को सूचित कर दो कि वे सब मेरे पास आएं। हमें एक बैठक करनी है, मुझे कुछ घोषणाएं करनी है। जी बिल्कुल किंची भाई। चीनी की गुणवत्ता सुनिश्चित होनी चाहिए, मछली की आपूर्ति बनी रहनी चाहिए और कपड़े भी जल्द ही बाजार में आने वाले हैं। अभी हमारा पैमाना काफी बड़ा नहीं है। आज मैंने आप सभी को यहाँ बुलाया है क्योंकि मुझे मुख्य रूप से 2 बातें बतानी है। पहली बात, आप सभी की जो बकाया मजदूरी है वह आज पूरी तरह चुका दी जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, अब से महीने की शुरुआत में बोनस दिया जाएगा और महीने के बीच और अंत में लाभांश मिलेगा। ठीक है, आप लोग माजी के पास जाकर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और दाजुआंग से अपनी मजदूरी ले सकते हैं। इस महीने का बोनस दाजुआंग को 5 सिक्के, माजी को 3 सिक्के, शुआ चाचा, गौ चाचा, गो चाचा, आप सभी को 2-2 सिक्के बोनस मिलेगा। बाकी सभी लोगों को 300 सिक्के मिलेंगे। ठीक है। दाजुआंग और माजी टीम के मुख्य और उप प्रमुख हैं, इसलिए उनका बोनस ज्यादा होना ही चाहिए। लेकिन क्या आप लोग हैरान नहीं हैं कि क्यों शुआ चाचा, गौ चाचा और गो चाचा का बोनस इतना ज्यादा कैसे है? जी हाँ, क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की है और सबसे ज्यादा मछली और कछुए पकड़े हैं। टीम का बोनस सबके लिए एक समान नहीं हो सकता। अब से हमारे गांव में जो जितना ज्यादा काम करेगा उसे उतना ही ज्यादा बोनस मिलेगा। इसके विपरीत काम कम करने वालों को कम मिलेगा, यहाँ तक कि हो सकता है कुछ न मिले। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। दाजुआंग, किंची भाई, मैंने जो लाभ देने की बात कही थी क्या तुमने उसे वितरित नहीं किया? किंची भाई, मैंने आपके निर्देशानुसार हर 7 दिन में 1 किलो मांस बांटना शुरू कर दिया है और एक छोटी मछली के साथ। तो फिर वे लोग इतने कमजोर और बीमार क्यों दिख रहे हैं? किंची, हम सब तो बस साधारण लोग हैं, रूखा सूखा खाकर ही गुजारा कर लेंगे। रोज मछली और मांस की क्या जरूरत है? इतनी सारी चीजें हैं, क्यों न इन्हें बाजार में बेच दिया जाए, इससे घर का खर्च भी निकल आएगा। सही कहा किंची, हमारी चिंता मत करो, हम मेहनत करने से नहीं डरते। बिल्कुल सही किंची, हम काम में कभी ढिलाई नहीं बरतते। तुम हिसाब देख लो, सब समझ जाओगे। ली दाजुआंग, मैं घोषणा करता हूँ, आज से यह पुरानी सुविधा बंद की जाती है। ठीक है किंची। दोस्तों, गलत मत समझना, बंद करने का मतलब यह नहीं कि कुछ नहीं मिलेगा। ताकि आप सबको बेहतर खाना मिल सके, मैं शियाओहेजुआंग गांव में एक सामुदायिक भोजनालय खोलूंगा। वयस्क 4 सिक्के प्रति व्यक्ति, बुजुर्ग और बच्चे 2 सिक्के प्रति व्यक्ति। जो भी हमारे गांव का है वह यहाँ आकर खाना खा सकता है। सार्वजनिक भोजनालय बहुत बढ़िया विचार है। इसके अलावा मैं हर महीने हमारी टीम से 5 बेहतरीन लोगों को चुनूंगा जिनके पूरे परिवार को अगले महीने भोजनालय में मुफ्त भोजन मिलेगा। मुफ्त भोजन, यह तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब मेरे पास एक और बड़ी घोषणा है जो मुझे करनी है। कल से मैं एक चीनी बनाने का कारखाना शुरू करने वाला हूँ। हर परिवार से एक व्यक्ति चुना जाएगा, या फिर आप लोग किसी एक का नाम सुझा सकते हैं जो कारखाने में काम करेगा। लेकिन जिसे आप चुनेंगे वह भरोसेमंद होना चाहिए। काम में चोरी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पकड़ा गया तो उस व्यक्ति और उसे चुनने वाले परिवार को भविष्य में कभी काम नहीं मिलेगा। चीनी कारखाने की स्थापना के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति चाहिए। मैं नाम सुझाता हूँ रुसोंग चाचा का। हा, अब तुम भी टीम लीडर बन गए हो। अरे किंची, क्या मैं इसके लायक हूँ? रुसोंग चाचा, आप ही चीनी कारखाने के प्रभारी बनिए। हम सब आपके साथ काम करने को तैयार हैं। बिल्कुल सही कहा, आप हमेशा से सबके लिए अच्छा सोचते आए हैं। हमें आप पर पूरा भरोसा है। रुसोंग चाचा, आप बेफिक्र रहिए। देखिए सब गांव वाले आप पर कितना भरोसा करते हैं। ठीक है किंची, मैं आप सभी की उम्मीदों को कभी नहीं तोड़ूंगा। मेरे गांव वालों, आप लोगों का मुझ पर जो अटूट विश्वास है, कल से आप लोग बारी बारी से भोजन करेंगे। किंची भाई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि टीम के लोगों को अलग अलग समूह में खाना खाना होगा। मैंने माजी से सुना है कि आप लोगों की मछली पकड़ने वाली टीम शिफ्ट में काम नहीं करती। भोजन का क्रम अब इसी तरह अलग अलग समय पर होगा ताकि हर कोई जल्दी खाना खा सके। ठीक है किंची भाई, यह तरीका बहुत बढ़िया है। इस तरह हम सबको इतनी भीड़ में धक्का नहीं खाना पड़ेगा। इसके अलावा हर 7 दिन में यह क्रम बदलता रहेगा ताकि सभी को जल्दी खाना खाने का मौका मिले। अब गांव वालों को कोई शिकायत नहीं होगी। रुसोंग चाचा, आप मेरी जगह बाजार जाइए, कुछ नमक, कास्टिक सोडा और कुछ सुगंधित मसाले ले आइएगा। दोपहर को मेरे आंगन में आ जाना, मैं आपको साबुन बनाना सिखाऊंगा। भविष्य में इस साबुन का काम आपकी जिम्मेदारी होगी। मैं अभी जाता हूँ।
दाजुआंग, आज रात सबको कह देना, काम खत्म होने के बाद खाना मत खाना। सबको डाइनिंग हॉल के सामने इंतजार करना होगा, मुझे कुछ जरूरी बात कहनी है। ठीक है किंची भाई, तो हम अपना काम करने चलते हैं। ठीक है। जमीन पर यह क्या रखा है? किंची ने हमें बताया था कि काम खत्म होने के बाद हमें यही इंतजार करना है, खाना अभी नहीं खाना है। शायद इस बक्से में जो सामान है उसी से जुड़ा कुछ होगा, शायद ऐसा ही हो। अभी वेतन मिलने का समय भी नहीं हुआ है, जब तक कोई गलती न हो, काम में कोई कमी न हो, तब तक सब ठीक है। आज आप लोगों को यहाँ बुलाने का कारण यह है कि आप लोगों ने शायद यह चीज पहले कभी नहीं देखी होगी, कभी नहीं देखी। यह क्या चीज है? इसमें से तो खुशबू भी आ रही है। किंची, क्या यह भी तुमने खुद बनाया है? इसका नाम क्या है? इस चीज को साबुन कहते हैं। यह शरीर को साफ करने के काम आता है, मैल को पूरी तरह हटा देता है। सब लोग देखिए, साबुन का उपयोग करके हाथों पर ऐसे रगड़िए, फिर पानी के कुंड में धो लीजिए। आप लोग देखिए, क्या हाथ साफ और गोरे नहीं हो गए? अरे वाह, हाथ वाकई साफ हो गए। अद्भुत, यह चीज तो बहुत जादुई है। सच में, हाथों को इतना साफ कर दिया। साबुन ने तो हाथों का रंग ही बदल दिया। यह तो बस हाथ साफ करने का तरीका है, बस हमेशा ठीक से धोया नहीं जाता। सिर्फ सादे पानी से हाथ धोने से हाथ पूरी तरह साफ नहीं होते। आप सभी दिन भर काम करते समय धूल मिट्टी के बीच आते जाते रहते हैं। काम खत्म होने तक शरीर पर धूल जमना लाजमी है, सिर्फ पानी से ये साफ नहीं होंगे। इसीलिए मैंने साबुन बनाया है। साबुन से आप सभी के हाथ अच्छे से साफ हो जाएंगे। अब से खाना खाने से पहले और बाद में सबको साबुन से हाथ धोने होंगे। अब सब लोग लाइन में लग जाएं, एक एक करके साबुन ले लें। किंची, मैं भी साफ सुथरा हो गया, क्या आप मुझे भी चीनी मिल में काम पर रख सकते हैं? तुम अभी बहुत छोटे हो, चीनी मिल का काम तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हारे घर के बड़े कहाँ हैं? जैसे कि रुसोंग चाचा, यह बच्चा कह रहा है कि इसे चीनी मिल में काम करना है। मैंने कहा कि अभी बहुत छोटा है, इसके घर के बड़ों से पूछो। यह तो रोने लगा। छोटे किंची, यह हमारे गांव की झांग दादी का पोता है। माता पिता जल्दी गुजर गए, गांव वालों की मदद से ही आज जिंदा है। ऐसा करो छोटे किंची, इसे कैंटीन में खाना खिला दो, मेरे खाते में लिख लेना। ऐसा है क्या? बच्चे को भी जीने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है किंची, मुझे यही रहने दीजिए, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। मैं अब गांव वालों पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं भी नहीं चाहता कि मैं और मेरी दादी भूखे रहें। मुझे मजदूरी नहीं चाहिए, बस मुझे और मेरी दादी को दिन में 3 बार खाना मिल जाए। 2 बार नहीं, 1 बार भी चलेगा। 1 बार के खाने से पेट कैसे भरेगा? खाना तो दिन में 3 बार मिलना ही चाहिए। तो इसका मतलब किंची, क्या तुम मुझे चीनी मिल में काम करने की अनुमति दे रहे हो? रुसोंग चाचा, तुम अभी कैंटीन जाओ, वहां के लोगों को बता देना इस बच्चे को कैंटीन की रसोई में मदद के लिए रख लें। कह देना कि मैंने कहा है, मजदूरी बाकी लोगों की तरह ही दी जाएगी। निश्चिंत रहो। धन्यवाद किंची, मैं पूरी लगन से काम करूंगा, बिल्कुल भी आलस नहीं करूंगा। किंची को तुम पर भरोसा है। किन साहब, यह खाना तो हमारे जिले के खाने से भी कहीं ज्यादा बेहतर है। आपकी महानता है, आपकी महानता है। हो महोदय, यदि आपको बुरा न लगे तो आप इसे चख कर देखें। यह मेरी नई रेसिपी द पांजी है। क्या नाम है? मुझे चखने तो दे, सीधे मुझे ही वोट दे, मुझे अनुभव करने दे, सीधे मुझे ही गुस्सा दिलाएं। खुद ही मुझे करने दे, सीधे मुझे ही चखने दे, मुझे पूरा करने दे। तुमने फिर क्या नया खेल रचा है? स्वादिष्ट है, सच में बहुत स्वादिष्ट है। हुजूर, घबराएं नहीं, असल में इस चिकन डिश का असली सार यही है। लीजिए। हम बढ़िया है। किंची साहब, आपकी डिग्री अब बहाल कर दी गई है। एक सच्चा मर्द वही है जो महान कार्य करे। आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति अगर दरबार के लिए काम न करें तो यह बहुत बड़ी बर्बादी होगी। हुजूर, आप गलत कह रहे हैं। हुजूर, आपके अधिकारी बनने का मूल उद्देश्य क्या था? बेशक, ताकि दुनिया के आम लोग एक बेहतर जीवन जी सकें। तो फिर अब क्या? यह राजकोष खाली पड़ा है। सम्राट ने सैन्य शक्ति पर नियंत्रण कस लिया है। अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हैं, जिसके कारण आप जैसे ईमानदार अधिकारी को दूर देहात में भेज दिया गया है। सोंग चाचा जैसे बहादुर योद्धाओं को रिटायर होना पड़ा है। आम जनता की पीड़ा असहनीय है, दिन काटना मुश्किल हो गया है। आप स्पष्ट रूप से सरकारी पद पर हैं,
फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और मेरा कोई सरकारी पद नहीं है। मैंने इस देहात में रहने का फैसला किया है, अपनी प्रतिभा का उपयोग करने के लिए, पूरे गांव को साथ लेकर समृद्ध बनने के लिए। यहाँ तक कि दूसरे गांवों के लोग भी मेरे साथ मिलकर पैसे कमाने लगे हैं। लेकिन आप देखिए, यह भोजनालय, ये ग्रामीण, ये आम लोग, ये बच्चे और मेज पर रखा यह भोजन, क्या यह सब आपकी प्रार्थनाओं का फल नहीं है? भले ही मेरा कोई सरकारी पद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सबको भरपेट भोजन और कपड़े दे सकता हूँ। भले ही मेरी क्षमता सीमित है, लेकिन मुझे विश्वास है विकास के साथ मैं मदद कर पाऊंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों की, ताकि दुनिया के सभी लोग भरपेट खा सकें और सुरक्षित रह सकें। उन्हें वह जीवन जीने दो जिसका वे सपना देखते हैं। गरीबी में खुद को सुधारो, समृद्धि में दुनिया का भला करो। क्षमा करें, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। मेरी महत्वाकांक्षा दरबार में नहीं, बल्कि इस देहात में है। साहब, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए हुजूर, यह सम्मान बहुत बड़ा है। हुजूर, आप इस देहात को देखिए। अगर आप वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो मेरे लिए इस जगह की शांति और सुरक्षा बनाए रखें।